Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. हाँ भाई, पब्लिक आ गई। सर आपकी वॉइस चल नहीं गई। भाई अब आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। हाँ तो हाँ, आगरा वाले भाई बच्चे बताएं जरा, आज पब्लिक कहाँ है? सर बारिश आ रही है। बारिश की वजह से नहीं आए? सर तो तुम लोग कैसे आ गए? भीग कर हम दो बजे बैठे हैं सर गाड़ी से। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे लग रहा है शायद ऑनलाइन भी हैं, काफी बच्चे ऑनलाइन भी हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? एन फैक्टर ऑफ एसिड्स। अच्छा ठीक है, तो लास्ट क्लास में एसिड्स के एन फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। क्या क्या डिसाइड हुआ था? एसिड्स का एन फैक्टर ये नया एक तरह से सेकंड चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट का एक सेकंड एक्सटेंडेड फॉर्म। मोल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए तुम लोगों को पता था कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है, फिर हम उसको बैलेंस कर देते थे और बैलेंस करने के बाद जो है एनालिसिस करते थे और रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते थे, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना बचेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपके पास केमिकल इक्वेशन नहीं, तब आप क्या करते थे? जब आपके पास केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आपके पास फिर एक नया कॉन्सेप्ट बचता है जिसको आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहते हैं। आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ता है। और इस कॉन्सेप्ट में मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि आज एक दो बच्चे कुछ नए भी हैं, तो उनके लिए एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं 2 मिनट के लिए कि आज बिल्कुल उसी तरह से जैसे लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि सवाल की शुरुआत तो वो मोल से ही करेगा। यानी कहने का मतलब वो आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स ही प्रोवाइड करेगा, आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब मोल्स से एनालिसिस कैसे होती थी? उसके लिए आपको एक रिएक्शन लिखी जाती थी, आप उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते थे और बैलेंस करने के बाद एनालिसिस स्टार्ट कर देते थे। जो भी लिमिटिंग होगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको बेटा दिखाई नहीं दे रहा सर। तो ये तो शाम को दिखा देना। अच्छा, ब्राइटनेस की वजह से। अच्छा, अंधेरा दिख रहा है। अब तो ये बिल्कुल ही चला गया यार। ये क्या बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो बहुत डार्क दिखाई दे रहा है। तो बहुत डार्क दिखाई दे रहा है। आप तो बिल्कुल ब्लैक हो। एक्चुअली जहां से आज मैं क्लास ले रहा हूं वहां पर लाइट नहीं है, क्योंकि आज बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है। तो जो मेरे सर के ऊपर दो चार बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं वो ऑफ हैं। सिर्फ एक लाइट जल रही है और साथ में ये टीवी ऑन है, मतलब समझ रहे हो। तो हम शायद इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक पावर नहीं आता। पता नहीं वो तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो फिर ऐसे समझना जैसे ऐसे ही कोई लिख रहा है, मतलब मैं नहीं दिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें स्क्रीन दिखाई दे रहा है, मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, तो काम चल जाएगा। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी कि आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन मोल से आप मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते थे और मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते थे और मोल कॉन्सेप्ट
को यूज करके आप रिजल्ट निकाला करते थे। लास्ट क्लास में हमारी ये बात हुई थी। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि सर अगर आपने ये वाला जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसकी अपनी एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, दैट इज इक्वेशन। आपके पास केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है। अगर केमिकल इक्वेशन नहीं तो फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। बेटा आप कुछ चमक रहे हैं हम? Yes, Yes, sir. sir. आप यस सर। लाइट आ गई, लाइट आ गई। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारे पास केमिकल इक्वेशन नहीं है तो फिर आप मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से ये सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे। एक दो बच्चे नए हैं, उनके साथ भी इस बारे में डिस्कशन बाद में कर लेंगे कि मोल्स यूज करके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है। और इस कॉन्सेप्ट की पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आपके पास एक केमिकल इक्वेशन होगी जिसको आप बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के बाद जुगाड़ लगाकर फाइनली रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। ये हम ज्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि सर ये नया चैप्टर जब ये हो चुकी बात कि एनालिसिस इस तरह से की जाती है, तो अब आप इसको नए चैप्टर की तरफ या मुश्किल चैप्टर की तरफ क्यों लेके गए? ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक सबसे मुश्किल चैप्टर में जिसको काउंट किया जाता है, आप जबरदस्ती हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? जबरदस्ती मुश्किल चीज क्यों पढ़ा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि अगर मान लो ये केमिकल इक्वेशन गिवन ना हो और आपको भी नहीं आती, ना उसने दी ना आपको आती, तो ऐसे में फिर आप मोल्स को यूज करके रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे? ये आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको ये पाथ चेंज करना पड़ेगा। यानी स्टार्टिंग मोल से है, एंड इज रिजल्ट, हमें रिजल्ट तक पहुंचना है। बट आप इस पाथ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस पाथ को फॉलो करने के लिए मुझे मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट है केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन गिवन नहीं है तो आप मोल्स को यूज करके रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आपको फिर भी रिजल्ट तक पहुंचना है तो आप अपना पाथ चेंज कर दीजिए, मोल से कन्वर्ट करिए इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट्स में। हम बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले कि जिस सब्सटेंस के मोल्स गिवन है उस सब्सटेंस के मोल्स को कन्वर्ट कर दीजिए उसी सब्सटेंस के उस रिएक्शन में जो इक्विवेलेंट्स है। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं अभी बात करूंगा, ठीक। और जब वो इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे तो आप इक्विवेलेंट्स निकल आने के बाद इन इक्विवेलेंट्स को निकलने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। दिस इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। हम इस बारे में दोनों में कोई भी बात कर सकते हैं, और उसके बाद इसको यूज करके आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो भी रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे ये रिजल्ट वही निकल के आएगा जो आना चाहिए था बैलेंस इक्वेशन को यूज करके। उसके बावजूद भी आप ये काम कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास बैलेंस इक्वेशन नहीं है, उसके बावजूद भी आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा। पाथ क्या है मेरा? या तो आप नीचे आ जाइए डायरेक्टली, लेकिन उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट के लिए इक्वेशन की जरूरत है। इक्वेशन आपको सवाल में अगर दे रखी है तब तो ये बेस्ट मेथड है, इसमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन अगर इक्वेशन नहीं दे रखी है तो आप मोल से पहले इक्विवेलेंट्स के पास आइए, इक्विवेलेंट्स के बाद इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर आइए, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिजल्ट तक आइए। आपको नया पाथ फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम चल जाएगा। ये कहानी, ये हमारी लास्ट क्लास में बात हुई, ठीक। अच्छा, अब इसमें इस पूरे चैप्टर में सीखना क्या है? इस पूरे चैप्टर में मुझे लगता है दो बातें सीखनी। एक, मोल्स निकालना। अब देखो, जो एक दो बच्चे नए हैं उनसे बात कर रहा हूं। मोल्स निकालना ये हमने लास्ट चैप्टर में सीखा, ठीक। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें अगर कुछ कुछ चीजें दी जाएं तो हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अज्यूम कर लेता हूं मैं कि हम मोल्स निकालना जानते हैं, ठीक। तो हम इस यहां तक तो पहुंच चुके हैं। सवाल में मोल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में दिए जाएंगे और वो मैं निकाल लूंगा। लेकिन यहां से यहां कैसे जाऊंगा, ये एक पहला टास्क है मेरा इस नए चैप्टर को सीखने का। और मान लो मैं मोल से यहां तक आ भी गया तो फिर ये नीचे उतरने के टाइम पर ये जो नया कॉन्सेप्ट है मेरे सामने, जिसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ये भला क्या है? अगर ये और सीख लिया जाए तो उसके बाद फटाक से रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी इस पूरे चैप्टर में आप भले इसको कैसा भी चैप्टर माने, मुश्किल बोला जाता है, दुनिया भर की बातें बोली जाती हैं इस चैप्टर के बारे में, बट मुझे लगता है कि अगर इस चैप्टर को ब्रॉड वे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। मुझे दो बातें सीखनी है, भले उन दो बातों को सीखने में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़े, बट अल्टीमेटली मुझे दो चीजें सीखनी है। एक, मोल से इक्विवेलेंस तक पहुंचना, और उसके बाद इक्विवेलेंस से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को सीखना। ये दो चीजें अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा काम चल जाए, ठीक। अच्छा, अब इसमें हम सबसे पहली बात सीख रहे थे लास्ट क्लास में भी कि मोल से इक्विवेलेंस तक पहुंचने के लिए मुझे एक ब्रिज है जिसको तय करना पड़ता है। हम सब उस ब्रिज का नाम याद कर लेते हैं, उसे एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर बुक्स में इन्हीं दो नामों से इसको पहचाना जाता है, तो हमने भी इनको इन्हीं दो नामों से याद कर लिया कि या तो एन फैक्टर एक चीज है या वैलेंसी फैक्टर एक चीज है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको जिस सब्सटेंस के मोल्स गिवन है, अगर मैं उस सब्सटेंस के मोल्स को
जिस भी सब्सटेंस के मोल्स मुझे सवाल में दे रखे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर मैं उसके मोल्स को उस सब्सटेंस के n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस सब्सटेंस के उस रिएक्शन में जितने भी इक्विवेलेंट्स हैं वो मिल जाएंगे। ये मेरी पहली बात। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तो मोल्स को इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको उस सब्सटेंस के जिसके मोल्स गिवन है, उस सब्सटेंस के उस सवाल में जो भी n फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करके आपको इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये पहला फॉर्मूला है जो मुझे लर्न करना है। चलिए, एक बात ये हो गई। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि ये जो ब्रिज है हमारा, जिसको आप एन फैक्टर कह रहे हैं, मुझे उस तरह के सब्सटेंसेस के एन फैक्टर कैलकुलेशन का आइडिया होना चाहिए। अब एन फैक्टर कैलकुलेशंस अगर मुझे आती होंगी तो मैं उस सब्सटेंस के मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंस कैलकुलेट करता रहूंगा और उसके बाद ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखूंगा। और मैं तुमने पहले भी बताया था, मैंने तुम्हें, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो इस मोल कॉन्सेप्ट से 1000 टाइम्स इजी है। इसमें तो कुछ भी नहीं सीखना, मतलब सारी जो मेहनत है थोड़ी बहुत वो ये कन्वर्जन की है, उसके बाद कोई खास मेहनत नहीं है। बच्चा अगर समझदार है तो उसके बाद वाली चीजें उसको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले ये सीखना था कि जिस सब्सटेंस के मोल्स प्रोवाइड किए गए उस सब्सटेंस के एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाए और एन फैक्टर को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके आप उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में लास्ट क्लास में हमने एन फैक्टर कैलकुलेशंस में एसिड्स के एन फैक्टर को लेकर कुछ डिस्कशन किया। तो सब लोगों को ये वाली बात याद है कि एसिड्स के एन फैक्टर कैसे निकाले गए थे? कुछ याद आ रहा है? एन फैक्टर कैलकुलेशंस, और सबसे पहले एन फैक्टर कैलकुलेशंस में हमने किसको उठाया है? एसिड्स को। और हम इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। एसिड्स के एन फैक्टर के बारे में सिर्फ एक बात बोली जाती है, रिप्लेसेबल H+ आयंस। जितने भी उस एसिड के अंदर रिप्लेसेबल H+ आयंस होंगे, दैट विल बी द एन फैक्टर। दैट मींस जितने हैं, इससे मुझे मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास H कितने हैं, मुझे इस चीज से मतलब है कि तुम्हारे पास जो H हैं उनमें से रिप्लेस कितने हो रहे हैं उस रिएक्शन में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। H2SO4 एक एसिड, ठीक, देख के ऐसा लग रहा है कि इसके पास 2 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं, यानी H2SO4 के पास 2 हाइड्रोजन है जो यहां से हट सकते हैं। ठीक, अब ये डिपेंड करता है कि किसी रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस चीज से मतलब, यानी अगर H2SO4 सपोज NaOH से रिएक्ट कर रहा, तो H2SO4 NaOH से रिएक्ट करके सपोज उसने Na2SO4 बनाया। अब बताइए क्या हो रहा है? 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, यानी दोनों H की जगह 2 सोडियम आ गए, तो अल्टीमेटली कितने हाइड्रोजन यहां रिप्लेस हो रहे हैं? 2। तो अल्टीमेटली इस H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा? 2। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि H2SO4 NaOH के साथ ही रिएक्ट करे, लेकिन प्रोडक्ट जो बने वो NaHSO4 बने। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ऐसे में इसका एन फैक्टर 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर इसके पास 2 हाइड्रोजन है, लेकिन सोडियम ने सिर्फ 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है, एक तो अभी भी बचा हुआ है, यानी रिप्लेस कितने हुए? 1। यानी ये H2SO4 एक ऐसा एसिड है जिसके पास 2 H रिप्लेस हो सकते हैं। अगर दोनों हो गए तो एन फैक्टर 2, अगर एक ही हुआ तो एन फैक्टर 1। यानी H2SO4 की बेसिसिटी, भले ही आप इसको 2 क्यों ना बोले, द बेसिसिटी इज इक्वल टू 2, बट द एन फैक्टर कैन बी 1 और 2। यानी बेसिसिटी और एन फैक्टर का क्या रिलेशन हुआ? बेसिसिटी का मतलब है वो मैक्सिमम H+ जो वो रिप्लेस करवा सकता, दैट इज बेसिसिटी। यानी H2SO4 मैक्सिमम कितने H+ रिप्लेस करवा सकता है? 2। सो H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड। लेकिन जब एन फैक्टर की बारी आएगी तो क्या होगा? वो डिपेंड करता है। अगर आपने मेरे दोनों निपटा दिए तो एन फैक्टर 2, अगर आपने मेरा एक ही H हटाया तो एन फैक्टर 1। यानी ये डिपेंड करेगा उस रिएक्शन के अंदर जो एसिड आपने यूज किया है, उस एसिड के पास कितने ऐसे H हैं जो अपने वो रिप्लेस करने में यूज कर रहा है। जितने H वो रिप्लेस करवाएगा पर मोल, दैट विल बी द एन फैक्टर ऑफ H2SO4, दैट विल बी द एन फैक्टर ऑफ दैट एसिड। द बेसिसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। बेसिसिटी मींस मैक्सिमम कितने रिप्लेस हो सकते हैं, दैट इज जनरल। कभी ये मत सोचो, कभी हमसे पूछा जाए कि H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, तो ये मत सोचो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है ना। बेसिसिटी इज ऑलवेज 2। द H2SO4 इज अ डाई बेसिक एसिड। ठीक, लेकिन अगर एन फैक्टर की बारी आएगी तो डिपेंड करेगा कि अगर उसने अपना एक H हटवाया तो एन फैक्टर 1, दोनों H हटवा दिए तो एन फैक्टर 2। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करोगे कि वो एक H हटाएगा या दोनों हटाएगा? ये इसका क्या लॉजिक है कि वो एक ही H हटवाएगा या दोनों H हटवा देगा? इसका क्या लॉजिक? और उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा ना? नहीं नहीं नहीं, वो स्ट्रक्चर वाली बात नहीं। नहीं नहीं, नहीं, सवाल नहीं समझे ना। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि H2SO4 के पास आप ये कह रहे हैं 2 H निकालने के, 2 H निकल सकते हैं, ठीक, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कौन डिसाइड करेगा कि वो अभी एक ही H निकाल रहा है या फिर दोनों H?
बेस डिसाइड करेगा। कौन कौन डिसाइड कर रहा है? बेस बेस बिल्कुल सही, ये बेस डिसाइड करेगा ना। समझो कौन खींच रहा है इसका एच? बेस। बेस ये कह रहा है भाई मेरा अमाउंट तो कम है, मैं तो कम लिया गया हूं। अब अगर ये कम लिया गया है तो कितने एच निकाल सकता है? एक। और अगर ये एनओएच ज्यादा लिया, अब तुम सोचो जरा, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग जरा बताओ, इस रिएक्शन की बैलेंसिंग, यहां 2 आएगा और इस रिएक्शन की बैलेंसिंग हो गई, पानी वानी बचा, पानी वानी लगा देंगे। लेकिन 1 मोल H2SO4 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी ये अपना 1 H रिप्लेस करवा रहा है। देखिए क्योंकि NaOH का आपने कितना मोल लिया है? 1 मोल। लेकिन यहां पर NaOH के कितने मोल? 2। इसका मतलब ये हुआ ये 2 मोल NaOH, इसके दोनों H एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि NaOH का अमाउंट ज्यादा लिया गया। यानी अगर NaOH का अमाउंट कम लिया गया है तो वह H2SO4 के 1 H को निकालेगा, बात खत्म। और अगर NaOH ज्यादा लिया गया है, NaOH 2 मोल लिया गया है, यानी जितने मोल H2SO4 के लिए गए अगर उसके डबल NaOH के लिए गए तो पहले वो 1 H खींचेगा और फिर दूसरा H खींचेगा, यानी उसके दोनों H को निपटा देगा। और ऐसे में उसका एन फैक्टर क्या कंसीडर किया जाएगा? 2। लेकिन अगर आपने NaOH का अमाउंट और H2SO4 का अमाउंट बराबर ले रखा है, 1 मोल 1 mole NaOH, 1 mole H2SO4. In that case, if the moles of NaOH and H2SO4 are same, ultimately NaOH बेचारा वो सिर्फ एक H को ही एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी ओनली NaHSO4। यानी अल्टीमेटली ये कौन डिसाइड करने वाला है कि एक डाई बेसिक एसिड या ट्राई बेसिक एसिड अपने सारे H निकाल देगा या एक H निकालेगा या 2 H निकालेगा, ये डिसाइड करेगा बेस का अमाउंट। अगर बेस कम अमाउंट में लिया गया है तो वो अकॉर्डिंगली कम H एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, अगर बेस का अमाउंट ज्यादा लिया गया है तो वो ज्यादा H एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। जैसे बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए S3PO4 का एक एग्जांपल लेते हैं। S3PO4 का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा ले लेते हैं। अब तुम ये बताओ, हम सब जानते हैं S3PO4 इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ये ट्राई बेसिक का मतलब क्या हुआ? ट्राई बेसिक का मतलब है सर ये मैक्सिमम 3 H अपने निकलवा सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपने NaOH कितना, बेस कितना लिया है। तो अगर आपने भर के डाल दिया बेस तो ऐसे में एक H निकालेगा, दूसरा H निकालेगा, तीसरा H निकालेगा, तीनों H खींच लेगा, तो ऐसे में इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बेस का अमाउंट कम लिया है तो वो यही कह सकता है भाई ऐसा मेरा अमाउंट कम है, मैं एक H निकाल के अपना खत्म हो जाऊंगा, बात खत्म होगी। तो ऐसे में आपका एन फैक्टर चेंज हो सकता है। तो अगर मान लीजिए मैं ये बोलूं कि S3PO4 एक ऐसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है जिसमें 1 मोल S3PO4 reacts with 1 mole NaOH। आप बताइए जरा, ऐसे में इसका एन फैक्टर क्या लेना चाहिए? 1 मोल S3PO4 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? S3PO4 का 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। आप बताइए जरा क्या बनेगा? एक NaOH का 1 मोल लिया जाएगा तो एक H रिप्लेस हो जाएगा, इट विल बी NaH2PO4। ऐसे में मेरे पास 3 हाइड्रोजन थे जो रिप्लेस हो सकते थे, लेकिन सोडियम ने तो एक ही रिप्लेस किया, तो ऐसे में इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे ना हो कि ऐसे पूछा जाता 1 मोल H3PO4 प्लस 3 मोल्स NaOH, मान लीजिए ऐसा होता, अब क्या होगा? अब सर NaOH क्या बोलेगा? पहले मैं तेरा एक H निकालूंगा, अब अगर मैं बच गया तो तेरा दूसरा H भी निकालूंगा, और अगर मैं और बच गया तो तेरा तीसरा H भी निकालूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार NaOH का अमाउंट 3 टाइम्स लिया गया है। वो एक H को निकालेगा, दूसरे H को निकालेगा, तीसरे H को निकालेगा, और मैं तुम्हें तीनों H को निकालने की देखो इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। हाँ बिल्कुल, Na3PO4 S3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले एक H निकालेगा। देखना जरा, यहां तक ठीक? अब बताओ क्या NaOH बचा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली? 1 मोल मेरा, 1 मोल तुम्हारे के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक? लेकिन तुम्हारे लिए कितने गए? 3। तो इसका मतलब तुम्हारे 2 मोल्स बच गए। अगर बच गए तो जो ये प्रोडक्ट बना, क्या ये अपना दूसरा H भी निकालने के लिए तैयार है? क्योंकि NaOH अभी बचा हुआ है। तो अब सेकंड इक्वेशन स्टार्ट होगी। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? NaH2PO4 बचे हुए NaOH के साथ दोबारा रिएक्ट करेगा और वो उसका एक H और खींच लेगा। अब बताइए क्या अभी भी इसके पास एक H बचा है? बचा है। तो अभी भी NaOH बचा है क्योंकि 1 मोल इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। इसके 3 थे, एक यहां खर्च हो गया, एक यहां खर्च हो गया, 1 मोल बचा हुआ है। तो ऐसे में वो तीसरी रिएक्शन भी प्रोसीड करेगा और वो होगा Na2HPO4 बचे हुए लास्ट मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके Na3PO4 बना देगा। यानी अल्टीमेटली S3PO4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, आप इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करिए तो उस केस में जो नेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? S3PO4 प्लस 3 NaOH Na3PO4
प्लस H2, यानी ये आपकी फाइनल इक्वेशन होगी। बैलेंस करने के बाद इसको बैलेंस कर लेंगे, यानी अल्टीमेटली जो समझ में आ रहा है वो ये कि H3PO4 भले ही एक ट्राई बेसिक एसिड क्यों ना हो, लेकिन NaOH का अमाउंट ही डिसाइड करेगा कि वो कितने OH लेने जा रहा है। या फिर आप मुझे सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि H3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaH2PO4 बनाता है, तो मैं समझ जाऊंगा अगर वो NaH2PO4 बनाता है तो दैट मींस द एन फैक्टर इज ओनली 1, क्योंकि एक ही H रिप्लेस हो रहा है। और अगर वो Na2HPO4 बनाता है, इन दैट केस द एन फैक्टर विल बी 2, क्योंकि वो 2 H रिप्लेस करवा चुका है। और अगर H3PO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके Na3PO4 में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब उसने अपने तीनों H रिप्लेस करवा दिए और तब उसका एन फैक्टर 3 कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो H3PO3 होगा, बताइए, लिखते भी गलत। H3PO3 इज अ डाइबेसिक एसिड, H3PO4 इज अ ट्राइबेसिक एसिड। ये सबने नोट कर रखा था, ये ट्राइबेसिक ही लिखा है सबने। और एक H3PO3 बताया था, दैट वाज डाइबेसिक। और एक H3PO2 बताया था, दैट वाज मोनोबेसिक। और एक H3BO3 बताया था, वो भी मोनोबेसिक। ये सब लोगों को याद है ये वाली बात? तो इसको ये 3 एक्सेप्शंस थे, इनको जरूर याद कर लेते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब रीजन तो चलो बार बार आते रहेंगे यार, अभी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करो कि सर H3BO3 में बड़ा आपने टेक्निकल बात बताई थी, बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो भी ठीक है, आगे बहुत बार आएगा ये, लेकिन कम से कम इतना क्लियर हो गया कि सर अगर H3BO3 का नाम लोगे तो द एन फैक्टर विल बी 1, एसिडिटी विल बी 1। और मुझे याद है आईआईटी के पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि इन 4 एसिड्स में से वो कौन सा एसिड है जिसकी बेसिसिटी HCl के बराबर होती। ये सवाल आईआईटी में पूछा गया। HCl की बेसिसिटी कितनी होती? 1। तो 4 एसिड थे, एक का नाम था H3PO3, एक का नाम था H4, एक का नाम था H3PO4, एक का नाम था H3BO3। अब पब्लिक जो कमजोर थी वो क्या सोच रही, सारे H3 अब सारे H3 तो ये ट्राइबेसिक होंगे, HCl की बेसिसिटी तो 1 होती है, ये ट्राइबेसिक दे रखे हैं, लग रहा सवाल ही गलत। लेकिन जो पढ़ा लिखा था वो समझ गया, H3BO3 भले ही वो H3 क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली होता मोनोबेसिक एसिड है, इसलिए HCl की बेसिसिटी H3BO3 की बेसिसिटी से मैच करती है, उसको टिक करना। तो हमें ये कुछ ध्यान देना पड़ेगा। बहरहाल तो अभी याद थोड़ा जितना कर सकते हो, सर ऐसा मत समझना कि ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा और तुम सीख गए तो सीख गए, नहीं सीख गए तो मर गए, बात समझ लो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये चैप्टर मैंने पहले बताया था, महीनों चलेगा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे एग्जाम्स में, ये महीनों चलेगा। और 5-6 महीने बाद तुम्हें अंदर से कुछ ऐसा लगेगा, लग रहा है यार अब ये ठीक, अब ये चैप्टर कुछ समझ में आ रहा। लेकिन इसको ऐसे मत सोचो कि तुम्हें आज ही सब पढ़ डालना, लेकिन जो बेसिक्स है समझ लो, जो याद करने वाली बात, उसको याद करते रहोगे तो फायदा। अदरवाइज अगर ये नहीं करोगे तो फिर मुश्किल लगेगा। अब जैसे लास्ट क्लास में जो भी हमारी बात हुई है उसको याद रखना है, जितना याद कर सकते हो, जितना समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वो कर डालो। जो चीज बहुत मुश्किल लग रही है आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि वो बाद में भी आ जाएगी, दोबारा भी आएगी। ठीक है ना? अच्छा, अब आते हैं तीसरी बात। ये बताओ, तुमने कितने एसिड्स के नाम ही सुने? अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं भाई तुम में से कोई जो है 4 एसिड्स के नाम बताए, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे भी पूछेगा तो मैं खुद भी यही करूंगा। आप सर एक HCl है, 2-3 नाम लेने के बाद मेरे मुंह से ऐसे तो याद ही नहीं आएंगे। चलो तुम, और दुनिया में हमें पता है कि 4-5 ही तो होते नहीं, तो सर ये फिर सारे एसिड्स के नाम याद कर लेते हैं और उनकी बेसिसिटी और फलाना सिटी सब याद करते फिरते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सब बड़ा झंझट। मान लीजिए ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसको देख के आप पहचान ही नहीं पा रहे कि वो एसिड, आप क्या करेंगे? सर आपने एसिड्स का एन फैक्टर निकालना सिखा दिया, हमने याद कर लिया, हम बिल्कुल बता देंगे। अगर हमें यह पता चल जाए कि ये साहब एसिड है, बात समझ रहे हो, तो हम बिल्कुल, हमें जानते हैं एसिड कैसा भी दिखता हो, अगर वो एसिड है तो उसका एन फैक्टर एक ही तरीका है, रिप्लेसेबल H ही उसका एन फैक्टर हो। अब अगर हम पहचान ही ना पाए तो अलग बात। उसने कहा भाई आप जनरली पहचान लेते हैं, जहां नहीं पहचान पाते हैं वहां हेल्प होती है। देखो कैसे, मान लीजिए वो मुझसे पूछता है कि बताइए ये जो मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये पूछा जाए कि इस आदमी का एन फैक्टर क्या हो, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक अच्छे सवाल के तौर पे बात कर लेते हैं, KXHYC2O4Z। वो कह रहा भाई साहब ये है एक रिएक्शन हो रही, रिएक्शन नहीं दे रहा है वो, तुम ये मत समझना रिएक्शन दे रहा है, वो क्या बोल रहा है कि एक अजीब सा आदमी है, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इस अजीब से आदमी का एन फैक्टर क्या हो? हमने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, इस अजीब से आदमी के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, हम जानते नहीं, तो अजीब सा आदमी लगता है, क्या ये एसिड है हमारा? हमने कभी देखा इस तरह का एसिड? नहीं। अच्छा, ये तो सोच सकते हो कि ये एक सॉल्ट, ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, कैटाइन भी है, एनाइन ऑक्सलेट, हम अभी लिस्ट लेके आए थे, लिस्ट भी तुम्हें नोट करवाएंगे, C2O4 2 नेगेटिव, ये एक एनाइन होता है, नेगेटिव चार्ज, इसको ऑक्सलेट आयन कहते हैं, दिस इज ऑक्सलेट।
ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक, आगे भी हम लिस्ट दे देंगे, तुम्हें याद रखना है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ जैसे NaCl होता है, Na कैटायन, Cl एनायन, वैसे ही सर ये कैटायन हो गया, ये वाला एनायन हो गया, तो सर ये तो सॉल्ट है। और सॉल्ट कैन फैक्टर की तो बात अभी हुई नहीं, सॉल्ट कैन फैक्टर तो निकालना अभी सिखाया नहीं गया, तो आप सॉल्ट कैन फैक्टर क्यों पूछ रहे हैं? देखो सॉल्ट तो है मान लिया, लेकिन ये आदमी आज अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका एन फैक्टर फिर H ही डिसाइड करें, क्योंकि ये चीज हमने याद कर रखी है सर। आप देखने में कैसे भी लगते हो, देखने में आप एसिड हैं नहीं है कुछ भी लगते हो, अगर किसी ने कान में हमारे बात डाल दी एसिड है एसिड, अगर ये पता चल गया कि एसिड बिहेवियर, तो मुझे मेरा एक ही फर्ज बनता है H को देखकर इसका एन फैक्टर निकालना है, क्योंकि किसी भी एसिड का एन फैक्टर सिर्फ H को देखकर ही निकाला जाए। यहां तक ठीक है? अच्छा, इस आदमी के बारे में हम जानते नहीं है, हमारा दिमाग कहता है सर ये अजीब सा एक सॉल्ट वॉल्ट है, लेकिन सर हम सॉल्ट के एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें तो आता ही नहीं। लेकिन ठीक है, इस आदमी के बारे में आपने नाम कभी नहीं सुना इस आदमी का, लेकिन इसके बगल वाले का नाम तो सुना। बगल वाला आदमी तो अपना आदमी, ये तो बेस, और बेस तो एसिड से ही रिएक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ सर आप जैसा भी दिखते हो हमें मतलब नहीं है, आप एक एसिड है इस रिएक्शन में कन्फर्म, और अगर आप एक एसिड है इस रिएक्शन में तो आपका एन फैक्टर उसी तरह से निकाला जाएगा जैसे बताया गया था। आपके पास जितने भी H होंगे दैट विल बी द एन फैक्टर, और देख के लग रहा है कि आपके पास ऐसे HY हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, सो अल्टीमेटली द एन फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट इन दिस रिएक्शन एज एन एसिड विल बी Y। समझे बात को? ठीक, लेकिन अब सोचो यही सवाल मुश्किल करते हैं। मुश्किल क्या करेंगे, जरा सा चेंज। वो कह रहा भाई साहब जरा आप बता दीजिए इसका एन फैक्टर। अब देखो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आएंगी जो तुम्हारे लिए तुम्हारा डेटाबेस इंप्रूव करेंगी, तुम उनको जरूर याद रखना, नोट करना, ताकि चीजें धीरे धीरे रिवाइज होती रहे। वो कह रहा है यार आप बताइए इस आदमी का एन फैक्टर क्या है ऊपर वाले का। मैंने कहा भाई ये तो हम जानते नहीं ये कौन है। कह रहा अरे अभी तो तुम पहचान गए थे ये कौन है, तुमने कहा भाई इसको देख के तुमने इसको एसिड बोल दिया। कह रहा यही तो बता रहा है, इसको देख के इसको एसिड नहीं बोल सकते ना, क्योंकि KMnO4 के बारे में पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करता है लोगों को ये। इसका मतलब ये हुआ ये आदमी अगर इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो जिसका धर्म है ऑक्सीडाइज करने का, तो पक्का है ये आदमी इसको रिड्यूस करेगा। क्योंकि जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं, एक आदमी कहता है मैं तुम्हें ऑक्सीडाइज करूंगा, तो दूसरा कहता है मैं तुम्हें रिड्यूस करूंगा। इसका मतलब ये हुआ अगर दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई सर, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो साहब इस रिएक्शन में पक्का रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्लियर है? क्या अब ये एसिड है? तो फिर H देख के तो आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि एसिड होते तो H देख के आंसर निकाल लेते। लेकिन आज तुम्हारी इस रिएक्शन में क्या बोला जा रहा है, इस रिएक्शन में ये KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस नीचे की रिएक्शन में इस आदमी का बिहेवियर रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेवियर है, और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर निकालने हमने अभी तक तो नहीं सीखे, हम सीख लेंगे। मतलब अब हम, मुझे इसका आंसर पता है, तुम्हें भी पता चल जाएगा, बट हमने अभी सीखा नहीं तो हम बता नहीं रहे इसका आंसर। मतलब ये क्लियर हो गया सर, मुझे नीचे कुछ नहीं समझ में आ रहा, ये नीचे आपने एन फैक्टर कैसे निकालना है, ये आदमी कौन है सर, हमारे पहचानने वाला नहीं है, ये तो सॉल्ट है। अब सॉल्ट वॉल्ट के एन फैक्टर ऊपर क्यों निकाल लिया, क्योंकि ऊपर तुम जैसे भी हो हमें मतलब नहीं है, तुम बेस से रिएक्ट कर रहे हो, तुम एसिड हो, बात खत्म। और जो आदमी एसिड अगर ये पहचानने में आ गया कि वो एसिड है, तो उसका एन फैक्टर H देख के निकाल लिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। यानी इन द अबव रिएक्शन द एन फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट विल बी Y, बट इन द नीचे वाली रिएक्शन इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये तो नहीं निकलता, ये क्लियर है, पता नहीं कैसे निकलता। ठीक है, यानी सेकंड रिएक्शन में इसका एन फैक्टर तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में इसका एन फैक्टर बहुत आसानी से Y निकाला जा सकता है। ठीक है, हाँ ऊपर वाली रिएक्शन में इसका तो बेसिसिटी Y होना चाहिए ना। हाँ, बेसिसिटी Y होना चाहिए, लेकिन बेटा अब ऐसे समझ लो जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि NaOH एक्सेस में है नहीं है, तो अज्यूम क्या करते हैं कि जितने निकल सकते होंगे सारे निकल जाएंगे। तो साफ समझ में आ रहा है, दे ऑल H are H+, so they all are acidic, ये सब यहां से बाहर निकलेंगे। NaOH का अमाउंट अगर सफिशिएंट है तो सारे H को खींच के बाहर निकाल देगा। तो बेसिसिटी वर्ड भले यूज ना करे, एन फैक्टर शुड बी Y। बात समझ रहे हो मेरी? तो सर स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ेगा? अब नहीं, स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो सॉल्ट हो गया ना, ये कैटायंस हो गए K+H+, ये तो H+ है ही, बात समझ रहे हो? तो ये कैटायन हो गए और ये एनायन हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर जैसे ही आप इसको NaOH के अंदर डालेंगे, OH- जो है इधर से सारे H को ले जाएंगे, H+, जितने H+ पड़े सारे H+ को खींच के निकाल लेंगे। समझ गए ना? अच्छा, इसी तरह से एक और सवाल जरा इसी में लिख के देखते हैं। तुम लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हो ना? ये कर चुके थे हम? अच्छा ठीक, चलिए। और तो फिर ये सवाल ये वाला क्यों पूछ रहा है? चलिए नेक्स्ट सब उस पे आते हैं। अब ये बताओ बेस का एन फैक्टर कैसे निकाला जाए? हाँ, जिस तरह से एसिड वैसे बेस। बेस का एन फैक्टर एसिडिटी से निकला, और एसिडिटी का मतलब जितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, टोटल जितने रिप्लेस हो सकते हैं। यानी अगर मैं अब सेकंड पार्ट पे आता हूं अपने, और सेकंड ये बेस का भी लिख लिया था हम लोगों ने, नहीं तो बेस का लिख लेते हैं। एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर बेस।
n फैक्टर कैलकुलेशंस, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बहुत आसान है, इसमें एक लाइन में बात खत्म कर देते हैं, कोई ड्रामेबाजी नहीं है। n फैक्टर कैलकुलेशंस फॉर बेस में सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं, रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस और एक्सेप्टेबल H प्लस आयंस। ये होगा किसी भी बेस का n फैक्टर। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है कितने H प्लस वो एक्सेप्ट करता है, ये बड़ा यूनिक सा एग्जांपल होता है, ये बड़ा अच्छा है। बट ये कि ठीक है, रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस को देखकर हम ये काम चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए NaOH, जल्दी से बताओ इस NaOH की एसिडिटी कितनी है? बेस के लिए एसिडिटी और एसिड्स के लिए बेसिसिटी, ठीक। तो इसकी एसिडिटी कितनी? एक OH माइनस, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी 1। अच्छा, इसके n फैक्टर की बात करते हैं, इसमें क्या सोचना, सर एक ही OH है, अगर रिप्लेस हुआ तो एक ही रिप्लेस होगा, तो इसका मतलब इसकी एसिडिटी भी 1 है और इसका n फैक्टर भी 1। लेकिन अगर यही साहब हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते तो एसिडिटी 2, लेकिन n फैक्टर 1 या 2। वो डिपेंड करता है सर, आपने इस बार एसिड डालना है और वो एसिड अगर कम अमाउंट में है तो एक OH खाएगा, ज्यादा अमाउंट में है तो दोनों OH खा जाएगा। यानी बिल्कुल वैसे ही सर, एसिडिटी इसकी 2 है लेकिन इसका n फैक्टर 1 या 2 में से कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द एसिड। सिमिलरली अगर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता तो इसकी एसिडिटी तो 3 होती, लेकिन इसका n फैक्टर 1, 2 या 3 में से कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ HCl या एसिड जो भी आप यूज करें, ठीक। यानी किसी भी बेस के n फैक्टर में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, यहां कोई ड्रामेबाजी नहीं है, बिल्कुल सीधा जितने OH माइनस रिप्लेसेबल होंगे वही आपका n फैक्टर होगा और इसमें कहीं कोई झंझट नहीं। लेकिन ये जो सेकंड वाली लाइन है कि आप OH देते हैं तो आप बेस, आप H अगर लेते हैं तो भी तो आप बेस हैं। आप समझिए, मैं एक एसिड था क्योंकि मैं H दे रहा, तो मैं एक बेस हूं क्योंकि मैं H ले रहा हूं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ऐसा भी कुछ कंपाउंड्स हो जो OH जिनके पास हो ही ना, लेकिन वो H को एक्सेप्ट करते हो, तो अगर वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऐसे में उनकी कैटेगरी बेसिक कैटेगरी होगी और उनका n फैक्टर जितने भी वो H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं उसी से निकाला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो एक बड़ा यूनिक से एग्जांपल्स हैं जिसमें ज्यादातर बुक्स में ये चीज गलत लिखी जाती है और इनफैक्ट बताई भी गलत जाती है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं इस आदमी का n फैक्टर क्या, जरा समझना बात को, ये एक रिएक्शन है, यानी सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो मान लीजिए NaHCO3 बना रहा प्लस NaCl, मान लीजिए रिएक्शन, ठीक। वो हमसे कह रहा है जरा बताइए Na2CO3 का n फैक्टर क्या है। तो ज्यादातर बुक्स में ये लिखा जाता है कि Na2CO3 एक सॉल्ट होता, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट, ठीक। और सॉल्ट का जो n फैक्टर होता है वो कैटायनिक एनायनिक चार्ज है, हम अभी देखेंगे अगली लाइन में, वो ऐसे निकाला जाता है, मतलब अलग तरीके से बता दिया उन्होंने। तो उस हिसाब से इसका n फैक्टर 2 आता है, कैटायन का चार्ज और एनायन का चार्ज, दैट विल बी द n फैक्टर। और कैटायन कौन है सोडियम कार्बोनेट का? Na+, और एनायन कौन है? कार्बोनेट। तुम समझते हो कार्बोनेट में 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, कार्बोनेट इज, मैं अभी लिस्ट दूंगा तुम्हें, वो याद करनी है, ठीक। और 2 Na है तो यानी कैटायनिक चार्ज कितने होगा? 2 पॉजिटिव और एनायनिक चार्ज इज 2 नेगेटिव। सो बताने वाले कहते हैं कि दिस इज अ सॉल्ट एंड द n फैक्टर ऑफ एनी सॉल्ट इज अ कैटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज, सो द n फैक्टर विल बी 2। चाहे कैटायन बोलो चाहे एनायन बोलो, द n फैक्टर इज 2। जबकि ऐसा नहीं, सॉल्ट तो है लेकिन बिहेवियर क्या? बिहेवियर बेसिक। क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर रहा है एसिड, और अगर ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ऐसे में भाई साहब आपका n फैक्टर जो है, हम आपको सॉल्ट नहीं मानते, हम आपको बेस मानते हैं। और अगर आप इसको बेस मानते हैं तो आपका n फैक्टर बेस की नेचर से निकाला जाएगा। OH है जो तुमने रिप्लेस किए, कह रहा यार बेकार की बातें मत करो, OH है ही नहीं मेरे पास, तो मैं कहूंगा कितने H है जो तुमने एक्सेप्ट किए, कितने? तो ऐसे में तुम्हारा n फैक्टर इस रिएक्शन में 1 माना जाना चाहिए, कोई 2 नहीं होना चाहिए। यानी Na2CO3 भले ही सॉल्ट क्यों ना हो, बट इस रिएक्शन में एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एज अ बेस बिहेवियर शो कर रहा है, इस रिएक्शन में इसका n फैक्टर 1 कंसीडर किया जाएगा। ये भी पॉसिबल था कि Na2CO3 अगर ज्यादा HCl होता तो अपने दोनों H ले लेता, मतलब समझना H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता, ये भी पॉसिबल था। साइड पे कोड विजिबल नहीं है। अच्छा, तुम करना जरा, देखते हैं, उल्टा हो गया, बस 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 बस। यस सर। अब ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर, अब आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बड़ी जल्दी बता दिया, किसने बताया ये? किसको नहीं दिख रहा था ये? कोमल, बोल, बड़ी जल्दी बता दी तुमने, क्लास के बाद बताते आपने डिक्टेट किया ना तो वो समझ में आ गया था। अरे ग्रुप पे मैसेज कर लेते हैं, उसमें क्या है, रात में अपना आराम से मैसेज कर लेते हैं।
तो ये हमारा Na2CO3 है, Na2CO3 HCl से रिएक्ट कर रहा है। Na2CO3 जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ऐसे में भले ही आप सॉल्ट क्यों ना हो, लेकिन आप एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर बेस होगा। और बेस का फैक्टर या तो OH दे के निकालो या H को लेके निकालो। OH नहीं है तो H को लेने देख लेते हैं। आपने इस रिएक्शन में एक H को लिया तो एन फैक्टर विल बी 1। इस रिएक्शन में आपने दोनों H एक्सेप्ट कर लिए तो इस रिएक्शन में आपका एन फैक्टर 2 कंसीडर किया। ठीक है, ये यूनिक एग्जांपल, मतलब समझो ये बड़ा यूनिक एग्जांपल है जो आगे आएगा जब हम डबल टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन बुक्स में बिल्कुल गलत लिखते हैं उस टाइम पर भी कि इसका एन फैक्टर 2 लिया जाएगा और पता नहीं क्या क्या बकवास करके आंसर निकालते हैं। बट ये कि लॉजिकली हमें इतना और इसमें इस बेस के एन फैक्टर में कोई एक्सेप्शंस नहीं। मतलब जैसे हमने वहां पर 3 एक्सेप्शंस याद किए थे, H3BO3, H3PO3, H3PO2, यहाँ कोई झंझट नहीं, बड़ा सीधा सीधा सा है सर। एक तो ज्यादातर सारे सवालों में यही काम आएगा ऊपर वाला। एक आध जगहों पर, बड़ी यूनिक जगहों पर ये वाली बात आ सकती है कि आप देखने से सॉल्ट है लेकिन आप एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो आप H एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका एन फैक्टर थोड़ा अजीब ड्रामेबाजी से निकले। ठीक यार, आज तो यार तुम लोग का रिजल्ट भी आया था यार, अभी मैं बात है, पास हो गए तुम भी? Yes, अरे भाई हमारे यहाँ भी पास हो गए लोग। अब क्या रहा, पहले तुम लोगों से ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं। हाँ भाई, किसी का बताने लायक रिजल्ट हो तो बता दो, हम देखो बेइज्जत नहीं करना चाहते। पहले ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं। देखो देखो, हम किसी को जलील नहीं करेंगे। तुम ऐसा मत सोचना कि आप कोई किसी को खुद से कुछ बताना हो, उसको ऐसा लगता हो कि उसका रिजल्ट अच्छा आया है तो बता सकता है। हम साथ में ये और जोड़ देते हैं, इन मार्क्स का आपके जीवन में सिर्फ एक ही योगदान है, एक ही इनका काम है, वो ये कि ये मार्क्स आपको अगले साल के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे। बाकी पूरे जीवन में अगर किसी ने कभी तुम्हारे नंबर पूछे 10th के तो शायद वो तुम्हारे बच्चे ही होंगे। बात समझ रहे हो? और बाकी तो हमसे तो आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम 10वीं पास थे, 12वीं में कहीं थे कि नहीं। सिर्फ एक ठप्पा जो सर पे लग जाता है बाद में जाके IIT का है, समझ रहे हो बात को? एक ठप्पा अगर IIT का सर पे लग गया तो कोई ये नहीं देखता कि 10वीं पास, अरे पास ही होगा यार, क्या दिमाग लाना, समझ रहे हो बात को? तो वो मेन, समझ रहे हो, गोल तो वही। लेकिन फिर भी बच्चों को, छोटे बच्चों को स्टेप्स जब मिलते हैं, मतलब सर एक स्टेप मिला तो बड़ा अच्छा लगा, तो वो मोटिवेटिंग जो स्टेप्स होते हैं वो बड़ी जरूरी होते हैं। तो ये 10 के मार्क्स बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और ये अच्छी बात, तो इसलिए मेहनत की भी जाती है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो बताने लायक, जिसको मार्क्स लगते हो कि उसके 60% 70% आए हैं, कुछ बताना चाह रहा हूँ? आगरा में कोई? हाँ कोमल बताओ बेटा। सर 97% आए। शाबाश कोमल, शाबाश, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ जहां से मैं आज क्लास ले रहा हूँ, आज मैं अलग जगह आया था क्लास लेने। मैं बहुत जल्दी आगरा भी आऊंगा, आगरा से भी क्लास लूंगा। तो आज जहां मैं क्लास लेने आया हूँ वहां पर हमारे यहाँ ये खबर मिली हमें कि सर 97 में तो हमारे यहाँ 2 बच्चे निकल जाते हैं, 2 बच्चे पास हो जाते हैं 97 में हमारे यहाँ। मतलब ये ऐसे भी है यहाँ पर, देख रहे हैं आप? और कोमल के अलावा किसी और के 97 या इसके आसपास आगरा में बताओ? वैभव 92, अरे 94, शाबाश, बहुत बढ़िया। और तकरीमा? सर मैंने चेक नहीं किया, अभी एरर हो रहा है। ये तकरीबन ये बात समझ में नहीं आई, चेक क्यों नहीं किया तुमने? सर ओपन नहीं हो रहा, रिजल्ट एरर हो रहा था वेबसाइट पे। नहीं तो तुम पहले चेक कर लो रिजल्ट दिया भी है कि नहीं उन्होंने, बहुत जरूरी है भाई। ये नैतिक पास हुए बेटा? यस सर। कितने आए बेटा? हम तुम्हारी आवाज से समझ गए, ना बताना चाहो तो ना बताना, समझो, कोई बात नहीं, कोई बात है ना, कोई बात ठीक। और कोई? लवली? सर अच्छा नहीं है। कितने? सर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, चलता है यहाँ। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे, कोई वो नहीं। ठीक, इधर से तुम लोग भी बता दो अपना कोई। तुम्हारा तो मैं अभी निकाल रहा था, 96 तुम्हारे थे ना? 96 है, एक बच्ची के हमारे 96, 97 वाली सृष्टि के हमारे 97, शाबाश। देखा? और बताओ? 94 वाले भी हैं, बहुत बढ़िया। और कोई? 94, शाबाश। 94, 90, अच्छा 84, शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब ठीक है, मतलब सारे बच्चे ठीक ठाक से रिजल्ट लेके आए। इधर भी जितने तुम लोग बैठे हो सब ऑनलाइन वाले, सब बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए। और ठीक है यार, समझा करो, और कितने चाहिए होते हैं यार, बहुत। अब इंपॉर्टेंट, मतलब अब इंपॉर्टेंट है, अब ये चीज डिसाइड करेगी, इसलिए सब लोग इन चीजों पर अब ज्यादा फोकस करें। मतलब समझो, ये पढ़ते हैं हम लोग, ठीक? अब हम लोग, मेरा जो छोड़ो में, हमारा समय अलग था। और मैं यूपी बोर्ड से था, मैं लखनऊ में रहता था, तो यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड में नंबर बड़े कम आते थे।
यूपी बोर्ड में खराब मार्क्स आते थे। हाँ 60 वही होता था, 60% फर्स्ट डिवीजन। एक वो होता था मेरिट लिस्ट, समझ रहे हो बात को, तुमसे ज्यादा थे हमारे यूपी बोर्ड में भी। बहरहाल तो ये समझ में आ गया भाई सब लोगों को, यहां तक समझ में आ गई बात। तो बेस के एन फैक्टर में कहीं कोई झंझट नहीं है यार, बेस का एन फैक्टर वैसे ही निकाला जाता है जैसे निकालना था। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे जिस पे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और वो है सॉल्ट्स का एन फैक्टर। यानी एसिड्स के एन फैक्टर में कोई चक्कर नहीं है, रिप्लेसेबल एच को देखकर आंसर निकाल लेंगे, एक आध एक्सेप्शन है उनको याद कर लेंगे। बेस के एन फैक्टर में तो बिल्कुल ही कोई झंझट नहीं है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा उसका एन फैक्टर क्या है। एक आध जगहों पर आपको थोड़ी सी अकल लगानी पड़ सकती है, अदरवाइज ओएच को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपका एन फैक्टर क्या है। ठीक, तीसरा आता है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट वाले में थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, और उस तकलीफ को झेलना पड़ेगा हमें, क्योंकि शायद यही वो टॉपिक है जिसमें एक बड़ा टाइम हमारा जाएगा, और इस टॉपिक को अगर हम सीख गए तो आगे की चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। ये सॉल्ट्स के एन फैक्टर में बहुत सारी बातें आती हैं। अगर सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर बात करते हैं तो भी मैं तुम्हें बताता हूं वो क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ऑलमोस्ट सारी बातों को ही कवर करना चाहिए। तो सॉल्ट्स के एन फैक्टर कैलकुलेशंस में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एन फैक्टर कैलकुलेशंस फॉर सॉल्ट। अब इसमें ना मैंने अपने हिसाब से, ताकि बच्चों को थोड़ा ज्यादा समझ में आए, पता नहीं ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा करने से ज्यादा समझ में आता है, मैं इन सॉल्ट्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा, और वो कैटेगरीज हमारी कैटेगरीज होंगी जो हम तुम बना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सर एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि बताओ फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट कौन सा था, ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी हम बना रहे हैं, तो एग्जामिनर को नहीं पता ये डिग्री कैटेगरीज क्या होती है। ठीक, तो हम लोग इसलिए इसको ऐसे बना रहे हैं ताकि हमें आसानी से ये याद रहे। तो मैं सबसे पहले सॉल्ट के एन फैक्टर निकालने वक्त सबसे पहली कैटेगरी की बात करने जा रहा हूं, और वो फर्स्ट कैटेगरी है ऐसे सॉल्ट्स का एन फैक्टर आप निकालने जा रहे हैं जिसमें, अब एक नया वर्ड आएगा जिसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करनी पड़ेगी, वो ये व्हेन देयर इज नो चेंज, ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट है, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, in the oxidation state of any atom of the salt during the reaction। ये मेरी फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट, यानी ये वो सॉल्ट है जिसमें वो क्या बोलना चाह रहा है, वो कह रहा है कि देखिए ऐसा है, मैं इसके अंदर एक नया वर्ड आया जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कि एक ऐसा सॉल्ट मेरे सामने आया है जिसमें किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू आउट द रिएक्शन वो चेंज हो ही नहीं रही। हम अभी बात करते हैं कि कैसे देखेंगे क्या हो रहा है। मतलब एक नया वर्ड है मेरे सामने, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि मैं एक फर्स्ट कैटेगरी का सॉल्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं अपनी कैटेगरीज भी तुम्हें सारी बता देता हूं। फर्स्ट कैटेगरी का वो सॉल्ट होगा जिसमें ऐसे एटम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा सॉल्ट के अंदर जिसमें थ्रू आउट द रिएक्शन उस सॉल्ट के किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी। अभी तुम परेशान मत होना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है सब सीख जाओगे। ठीक सर, ये तो पहली कैटेगरी हो गई। उसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा, उसका एक रूल होगा, वो निकाल लेंगे। ठीक सर, सेकंड कैटेगरी क्या होगी, तुम खुद सोचो सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है। सेकंड कैटेगरी ऐसी होगी जिसमें किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। भाई अभी हमने बिल्कुल बेसिक कैटेगरी ले ली, कुछ नहीं हो रहा, सॉल्ट के किसी भी एटम के साथ कुछ नहीं हो रहा है। जो एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू में था, थ्रू आउट द रिएक्शन उन एटम्स का ऑक्सीडेशन स्टेट वही, कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसे में उस सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, उसका ये रूल होगा। ठीक, देखते हैं क्या रूल होगा। सेकंड कैटेगरी क्या बनाएंगे, सेकंड कैटेगरी वो सॉल्ट होगा जिसमें सॉल्ट के किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो। उसका तरीका क्या होगा एन फैक्टर निकालने का, वो भी देख लेंगे। और फिर थर्ड कैटेगरी बनाएंगे जिसमें एक से ज्यादा एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। एक एक लेवल चेंज कर रहा है। फर्स्ट कुछ नहीं हो रहा, उसका एक रूल होगा, वो याद कर लेते हैं। सेकंड एक के साथ गड़बड़ हो रही है, उसका एक तरीका होगा, वो याद कर लेते हैं। थर्ड एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़ हो रही है। अच्छा, एक से ज्यादातर लोगों में जो गड़बड़ हो रही है उसकी भी कुछ सब कैटेगरीज बनाएंगे। क्या, एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, एक से ज्यादा लोग रिड्यूस हो रहे हैं, कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है और कुछ रिड्यूस हो रहा है, यानी तीन सब कैटेगरीज और बनेंगे। यानी समझ लो, फर्स्ट कैटेगरी कुछ नहीं हो रहा, सेकंड कैटेगरी एक के साथ गड़बड़, थर्ड कैटेगरी एक से ज्यादा लोगों के साथ गड़बड़, उसकी सब कैटेगरी एक से ज्यादा लोग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सेकंड सब कैटेगरी एक से ज्यादा लोग रिड्यूस हो रहे हैं, और थर्ड सब कैटेगरी कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है और कुछ रिड्यूस हो रहा है। इस तमाम केसेस को अगर हम सीख गए तो किसी भी तरह के सॉल्ट कैन फैक्टर निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इंजीनियरिंग लेवल पर बात करें तो मुझे ये पूरी सारी कैटेगरीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। मेडिकल लेवल पर बात करें तो कम से कम फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज के बारे में तो पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हालांकि नीट लेवल पर थर्ड कैटेगरी पर भी सवाल दिख चुका है।
इसलिए मुझे ऐसा लगता है बहुत मुश्किल ना सही, लेकिन कम से कम वो तीनों कैटेगरीज का एक बेसिक आइडिया तो सब बच्चों को होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे वो आईआईटी। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक नई बात आ रही है सर। हम मान लीजिए हमने हमारे सामने कोई सॉल्ट आया, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि आप उस सॉल्ट को किस कैटेगरी का सॉल्ट बोलते हैं? भाई मुझे पता होना चाहिए ना। अगर वो फर्स्ट कैटेगरी का तो मैं ये वाला रूल लगा दूंगा, सेकंड है तो ये वाला रूल लगा दूंगा, थर्ड है तो ये वाला रूल लगा दूंगा। सर मुझे रूल याद है कि एन फैक्टर निकालने के लिए कौन सा रूल लगेगा, लेकिन सर वो कैटेगरी कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए सिर्फ एक ही चीज चेक करनी, ऑक्सीडेशन। यानी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर, ये किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट सॉल्ट के अंदर जब आप चेक करेंगे कि उसकी बदल रही है या नहीं बदल रही है, तो मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी भी तो आनी चाहिए। अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई तो सर मैं चेक कर लूंगा, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, वहां पर भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहां इस एटम की 2 है, वहां उस एटम की भी 2 है। मैं तभी तो चेक कर पाऊंगा कि एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट थ्रू आउट द रिएक्शन बदल रही है या नहीं बदल रही। यानी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम इस चीज पर जरूर देना चाहिए कि एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंबाइंड स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट में किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे की जाती। इसी चीज के लिए मैंने तुमसे कुछ पढ़ने के लिए बोला था, हालांकि हाँ, लेकिन वो नहीं पढ़ा होगा ये। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मारपीट तो हो नहीं सकती, समझ लो, बेचारे यही 8-10 लोग पीट सकते हैं, बाकी तुम लोग तो मस्त हो, तुम लोग बड़े सेफ हो, बहुत सेफ एकदम, समझ लो। कोई कुछ नहीं, आदमी अपना टीवी थोड़ा फोड़ लेगा तुम्हें मारने के चक्कर में, ठीक है? तो तुम में से किसी ने पढ़ा यार ये रिडॉक्स, ये ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, जो पहले 2 पन्ने 1 पन्ना पढ़ने के लिए बोला गया था, कोई बात नहीं है अगर नहीं पढ़ा तो। देखिए, एक लवली ने थोड़ा सा पढ़ा है शायद, नैतिक पढ़ा, आदित्य ने शायद थोड़ा सा देखा है, इधर आगरा वाले हाँ ठीक। अब उसको मैं हालांकि मैं नोट करके लाया हूं, तुम्हें दे भी दूंगा, तुम एक बार उसको देख भी लेना। आदित्य ने थम्स अप किया, शाबाश। चलिए अब इसमें जरा देखते हैं, अगर किसी ने पढ़ा है कुछ तो कोई ऐसे डिस्कशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं? किसी भी एटम का किसी भी स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या मतलब? नहीं उसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, मतलब एक कंपाउंड है, तुम जानते हो जैसे एक कंपाउंड होता है उसमें एक ए होता है, बी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, ऐसे करके एक मॉलिक्यूल है। तो उस मॉलिक्यूल में बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसे इस मॉलिक्यूल में जा रहा है कि भाई साहब ये बताइए इस सी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका क्या मतलब होगा? धीरे बोलो, पब्लिक सुन रही, दूर दूर तक तुम लोग की बकवास जा रही है। आगरा, जोधपुर, जबलपुर, पता नहीं कहां कहां के लोग बैठे हैं, उल्टे सीधे जवाब दे रहे हो। कुछ नहीं, तुम कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बोल रही है, मजाक कर रहे हैं, ठीक समझा करो बात को। हाँ, ओजस, ओजस है कोई हमारे यहाँ, ओजस बोल रहा है, याद रखना इस नाम को। हाँ, ऐसे समझो बात को कि हम बताते हैं, आप ऐसे समझो आराम से एकदम, कि तुम्हें पता है कि जब एटम्स करीब आते हैं तो वो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक? बॉन्ड बन गया। अब बॉन्ड बनने के बाद किसी एक एटम से आपने धीरे से कान में जाके पूछा, भाई तुम्हारे साथ इतने सारे डंडे लगे, डंडे मतलब सर बॉन्ड बने हुए, तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो वो क्या जवाब देगा? जो भी वो जवाब देगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो क्या सोच के जवाब देगा, क्या जवाब देगा, ये हमें पता होना, वो तो कुछ बोलेगा नहीं। तो ऐसे हो तुम्हें कान में जाके पूछा, उसने जवाब दे दिया, तो वो तो कुछ बोलेगा नहीं, तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा, ठीक? समझना ये है कि जब कभी भी किसी कंबाइंड स्टेट में आप हो, कंबाइंड स्टेट मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में अगर आप हो, तो उस कंबाइंड स्टेट में किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का सिग्निफिकेंस ये है कि उस एटम से जितने भी बॉन्ड्स लगे, अगर मैं उन सारे बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड मानकर ब्रेक कर दूं, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, डंडे कोवेलेंट बॉन्ड समझते हो, जो बॉन्ड बनते हैं, जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, अगर मैं उन बॉन्ड्स को आयनिक बॉन्ड अज्यूम करके ब्रेक कर दूं, तो उस एटम पर चार्ज की जो भी फीलिंग आने वाली है वो उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं बताता हूं क्या है, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं जरा। आप वो ये ले लेते हैं, जरा समझना, HOH पानी, ठीक? अब कोई मेरे पास आया, उसने कहा भाई ये बताइए पानी में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की ही ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करनी है, तो इसमें कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हैं? H और O। वो कह रहा भाई जरा बताइए इस O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या? तो मैंने कहा जानना क्या चाहते हो? क्या जानना चाहता है वो? ये जानना चाहता है कि इस O के ऊपर चार्ज की वो कौन सी फीलिंग आएगी जब इस O से लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स
आयनिक मानकर तोड़ दिए जाएंगे। यानी ये बॉन्ड कोवेलेंट ना अज्यूम करके अगर ये बॉन्ड आयनिक होता तो इस O पर कौन सा चार्ज होता। सर ये कैसे निकालेंगे, समझना जरा। तुम सब जानते हो ये दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी तरह से ये भी दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इसको आयनिक बॉन्ड मानता हूं, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एक आदमी के पास होंगे, उसके पास होंगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर आपको O के ऊपर आने वाले चार्ज की वो फीलिंग निकालनी है, फीलिंग मतलब है नहीं चार्ज, होता तब जब डंडे टूटते, ना ये टूटेंगे ना इसके ऊपर चार्ज आएगा, बट ऑक्सीडेशन स्टेट वो चार्ज की फीलिंग होती है उस एटम के ऊपर जो उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स को आयनिक मानकर जब तोड़ दिया जाता तो उसके ऊपर आता। बात समझ रहे हो? तो मैंने क्या किया, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब आप खुद ही सोच के बताइए, जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास आएंगे, ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास। और ऑक्सीजन के पास जब वो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनमें से एक तो इसका अपना है, शेयरिंग में एक मेरा था एक हाइड्रोजन का था, मेरा वाला मेरे पास आया तो वो तो मेरा ही था, मेरा वाला मेरे पास आ जाएगा तो कोई चार्ज थोड़ी ना आएगा, लेकिन हाइड्रोजन वाला जो मेरे सर पर आ जाएगा उसकी वजह से -1। क्लियर? और साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन क्या बोलेगा, ये क्या बदतमीजी है, मेरा वाला ले गए तो इसके ऊपर, यहां तक ठीक है। अच्छा अब ये डंडा इधर भी दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो उसने कहा भाई इधर से भी तोड़ के देख लेते हैं। जब इधर तोड़ेंगे फिर वही सेम कहानी, ये -1 ये, यानी अल्टीमेटली ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं अगर मैं इनको आयनिक मान के तोड़ देता तो इस ऑक्सीजन पर ऊपर नेट नेगेटिव 2 चार्ज की फीलिंग आती। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज -2 एंड सिमिलरली बोथ दीज टू हाइड्रोजन्स आर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ समझ पाए बात को? अभी मैं और एग्जांपल्स लेता हूं, तुमसे भी करवाऊंगा, तुम भी करना, तुम आराम समझो बात। क्लियर है यहां तक? एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन नंबर से भी रखा है। क्या कह रहे हो बेटा? एनसीईआरटी में ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में रिडॉक्स का एक चैप्टर है बेटा, उसके अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम्हें। और ये जो मैं बेसिक डेफिनेशन ले रहा हूं वो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की सिग्निफिकेंस या उसका मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यही है कि आप जिस कंबाइंड स्टेट में जिस एटम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करने जा रहे हैं, उस एटम से लगे जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 जितने भी, वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़िए और तोड़ने के बाद उस एटम पर आने वाले चार्ज की फीलिंग जो भी आती है दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट उस एलिमेंट की उस कंबाइंड स्टेट में। जैसे पानी के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कंसीडर की जाती है। क्लियर है? समझ में आइए? और एग्जांपल, अभी बहुत सारे एग्जांपल लेने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। किसकी? नहीं एक ही की, जोड़ा नहीं जाता, दोनों हाइड्रोजन की +1 ये है इसका मतलब। ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की होती है, कंपाउंड की नहीं। ठीक, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं तुम समझ पाते हो कि नहीं। आप बताओ, इस H2O2 में, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस H2O2 में हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, हर एलिमेंट। क्या करेंगे सर? बड़ा आसान है सर, आपने डंडे बना के दे दिए, डंडे आपने बना दिए, डंडे हमें तोड़ने, डंडे हम तोड़ते जाएंगे, जुगाड़ लगाते जाएंगे, जिसके ऊपर चार्ज की जो फीलिंग आएगी दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए एक एक करके डंडा तोड़ते हैं। सबसे पहले ये वाला डंडा तोड़ते हैं, किसने लिया? ऑक्सीजन ने, तो O पर -H पे प्लस। चलिए इधर से तोड़ा, किसने लिया? वो तो सर बराबर ताकत वाले लोग हैं, दोनों अपने अपने ले लेंगे बस। बस बोलो, जब नेगेटिविटी दोनों सेम है तो ऐसे में तो कुछ होना ही नहीं। इसका मतलब इसके टूटने से इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं। क्लियर? अच्छा इधर से तोड़ा, फिर इसके ऊपर और इसके ऊपर, यानी इन दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड बोथ द ऑक्सीजन एटम्स आर ऑफ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द 2 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। डंडे तोड़ते जाइए, निशान लगाते जाइए, आपको आंसर मिलता रहेगा। बताओ समझ पा रहे हो? और स्ट्रक्चर लेते हैं और बना के देखते हैं। इसको हटा दे। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी अभी, जब हम कई स्ट्रक्चर्स बना लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, वो अभी देखना, तो शायद खुद ही आ। हर एटम का क्यों? क्या नहीं? डंडे ही नहीं पता सर, हमें यही नहीं पता उसकी शक्ल कैसी है तो तोड़ेंगे। बात समझ लो कि नहीं? ये तो बड़ा मुसीबत। सही, यही हम जानना चाह रहे थे। हम समझ रहे, तुम्हारे दिमाग में 1-2 सवाल करने के बाद ये बात आई, सर ये जो डंडे आप तोड़ रहे हैं, ये तो डंडे आपने बनाए हैं तो आप तोड़ रहे हैं, हमें डंडे नहीं दिखते क्योंकि हमें आता ही नहीं स्ट्रक्चर। चलो पानी वानी तो आसान था,
पानी वानी दुनिया जानती है, डंडा तोड़ काम चला लिया। लेकिन अब KMnO4 और K2Cr2 से फलाना धमाका हमने नाम नहीं सुना सर। हम इनके स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? जब डंडे दिखते नहीं तो टूटेंगे कैसे, और जब तक टूटेंगे नहीं तब तक ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी? इसका मतलब सर कोई जुगाड़ होता होगा। बस और वही जुगाड़ था जो तुमसे पढ़ने के लिए कहा गया। हम बात करेंगे उस बारे में, ठीक। बहरहाल तो अभी हमारे सामने बड़ा क्लियर है सर, हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे सर, आप डंडे दिखाते जाइए, हम डंडे तोड़ते रहेंगे। हमें समझ में आ गई बात कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है किसी भी कंबाइंड फॉर्म में किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज की वो फीलिंग है जो उसके ऊपर तब आएगी जब उससे लगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड मानकर ब्रेक कर दिए जाएंगे। जो भी चार्ज आप फील करते हैं दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। वो कह रहा है यार जरा मुझे ये और बता दो कि H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? H2SO4, अब देखो थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है सर। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट सर, उसके लिए सर सल्फर का डंडे दिखाइए ताकि डंडे तोड़ें तब तो जुगाड़ बनेगा। चलिए हम डंडे दिखा देते हैं, चलिए। लेकिन एक कोशिश ये करो जो डंडे हम इसमें दिखा रहे हैं तुम भी याद रखो, मतलब काम तो आने हैं। तुम जैसे मैंने पहले बताया था डेटाबेस बढ़ाना है, ऐसे नहीं है सर याद क्यों करें, ये क्या बात होती है याद करें जैसे होता है कुछ लोगों का एटीट्यूड, लेकिन करना है। क्योंकि जब तक डेटाबेस नहीं बढ़ेगा ना फायदा नहीं होगा। अगर हम वही 8वीं की नॉलेज और 9वीं की नॉलेज लेके बैठे IIT का पेपर देने या मेडिकल, कुछ नहीं होने वाला। आपका बेस स्ट्रांग होना, आपका नॉलेज बड़ा होना चाहिए। उसके लिए चीजें नई नई आएंगी, उन नई नई चीजों को समझकर याद भी रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये बहुत नॉर्मल होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है, क्योंकि मेरे दिमाग में था जब मैं पढ़ता था। मैं सोचता था यार क्या है स्ट्रक्चर, अरे क्यों याद कर ले, समझाइए बस। तो मैं ये सोचता था यार समझने से काम चल जाएगा, लेकिन फिर वही है, समझने से काम नहीं चलेगा, उनको याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से 2 into 2 समझते नहीं है हमने याद किया था 2 into 2 4 होता है, इसलिए आज हमारा काम चल रहा है। उसी तरह से जितनी नई नई बातें आती जाएंगी वो आपके डेटाबेस में घिरती चली जाएंगी, ताकि जब सवाल कभी दिखे तो आप उसमें से निकाल कर आंसर निकाल पाए। पास हो ना? तो हमें चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल H2SO4 का आंसर तुम निकाल सकते हो अगर मैं तुम्हें इसकी शक्ल दिख, मैं आपको इसकी शक्ल दिख, अब जब हम शक्ल बनाएंगे तो तुम्हें लग जाएगी। अब जब शक्ल ही नहीं पता है तो कैसे बताओगे? ये देखिए, ये H2SO4, वो अब याद रखना पड़ेगा। जैसे ये है H2SO4, अब देख लो जरा, अब तुम क्या सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो अगर डंडे दिख रहे हैं तो? डंडे तोड़ते जाइए, जुगाड़ लगाते, अकल लगानी पड़ेगी। चलो सारे एटम्स के, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, सल्फर की, सबकी। नहीं ये तो यार बेसिक है, इसको याद रखना। सबसे पहले तो फ्लोरीन आता है, फिर फोन कल, ये याद कर लो बस, तुम्हारा सारा काम चल जाएगा इससे। फोन कल, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। यानी ऑक्सीजन से पहले अगर फ्लोरीन नहीं तो ऑक्सीजन ही नंबर 1। हम मतलब जैसे भी हमने फोन कल याद किया, ठीक। तो जैसे तुम्हें याद करना है याद कर लो, ठीक। तो अब साफ समझ में आ रहा है कि सर देखिए, अब हमें डाउट हो रहा है सर, सल्फर और ऑक्सीजन में जब डंडा तोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या डाउट क्या है सर? ऑक्सीजन से पहले अगर फ्लोरीन नहीं तो फिर ऑक्सीजन नंबर 1 है, इसमें सोचना ही नहीं, और सल्फर तो बेकार हो गया। समझ लो ना? इसका मतलब वो डंडा तोड़ेंगे, कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। तो अब आप सारे डंडे बनाते जाइए, तोड़ते जाइए, फटाफट आंसर बताइए। इधर से तोड़ा -1 +1, तोड़ा -1, इधर से तोड़ा -2, 2 डंडे, 2 ले लेंगे, 2 दे देंगे, बात समझ रहे हो? तो यानी इधर आया -2, इधर आया 2, नीचे से तोड़ा -2, ऊपर दिया +2, इधर आया +1, इधर से तोड़ने से -1, इधर से तोड़ने से -1, इस +1। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6। द ऑक्सीडेशन, all the oxygens are -2 and we have 2 hydrogen atoms, both are of +1 oxidation state। वैभव ठीक है? अर्शदीप, पटक दो भैया, नहीं बंद हो रहा तो। अर्शदीप, समझ में आया बेटा? अर्शदीप नहीं रहे? पीयूष क्लियर है बेटा? यस सर। शाबाश। तन्मय, तन्मय का माइक कनेक्ट नहीं है भाई। कृष्णा, यस सर, क्लियर है। ठीक। ये वाला माई क्लासरूम कौन है यार? ये हमारा दूसरा माई क्लासरूम कौन है यार? हरीश, तू भी देख रहा है क्या? अच्छा, तो बहरहाल, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्ट्रक्चर बना दे तो काम चल जाएगा।
चलिए, और लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सर ये तो समझ में आ रही है, लेकिन मान लीजिए उसने पूछा और हमें डंडे नहीं दिख रहे तो हम तोड़ेंगे किसको? इसके अलावा जुगाड़ भी होता होगा, वो इंपॉर्टेंट है, वो तो सीखना ही है। ठीक, अच्छा और ले लेते हैं, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए, H2SO5। H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? सर इसका स्ट्रक्चर दिखाइए तभी बना पाएंगे। इसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। दिस इज H2SO5। बाकी सबकी किस होगी -1? हाँ, किस होगी? अच्छा, और इसकी? और इसकी? बॉन्ड तोड़ते जाइए, अपना निशान लगाते जाइए भाई, जैसे करते थे। इधर से तोड़ा -2, इधर से तोड़ा +2, इधर से तोड़ा -2, इधर से +2, -1 +1 -1 +1। तो सल्फर तो क्लियर हो गया, +6। और बाकी अपना निकालना है तो निकाल लो। ये हाइड्रोजन का आया +1, ऑक्सीजन पे आया -1, हाइड्रोजन पे आया +1, ऑक्सीजन पे आया -1। और जब इधर से तोड़ेंगे तो 0 0, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होंगे वो तो सर एक जैसे हैं, और इनको तोड़ने से इनके ऊपर नेट चार्ज नहीं आएगा। तो दैट मींस यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ऑक्सीजन एटम्स हमारे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, और ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब परऑक्साइड। ये परऑक्सी लिंकेज के नाम से जाना जाता है। दिस इज परऑक्सी लिंकेज, यानी दोनों ऑक्सीजन हमारे परऑक्सी लिंकेज से अटैच। जब एक ऑक्सीजन एक तरफ ऑक्सीजन से अटैच हो और एक तरफ किसी और एटम से अटैच हो, तो ऐसे ऑक्सीजन को परऑक्साइड बोला जाएगा। इस लिंकेज को परऑक्सी लिंकेज बोला जाएगा, और दोनों ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। यानी यू हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स। इस आदमी के अंदर कोई पूछे कितनी परऑक्सी लिंकेज है, तो सिर्फ एक परऑक्सी लिंकेज, दिस OO इज अ परऑक्सी लिंकेज। ये जो परऑक्सी लिंकेज है उसकी वजह से दोनों ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। जबकि ऊपर वाले केस में क्या था? क्या ऊपर कोई परऑक्सी लिंकेज है? नहीं, H2SO4 में कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, सारे के सारे ऑक्सीजन हमारे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं। बट इन दिस केस यू हैव 1 परऑक्सी लिंकेज, जिसमें 2 ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, और बाकी बचे 3 ऑक्सीजन वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के हैं, और सल्फर मेरा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का। क्लियर? ठीक। सर ये परऑक्साइड जो परऑक्सी लिंकेज है ये ऑक्सीजन के बीच में ही होता है? हमेशा हमेशा ऑक्सीजन के बीच में। जब कभी भी एक ऑक्सीजन एक तरफ अपने ऑक्सीजन से अटैच हो और दूसरी तरफ किसी और से अटैच हो, तो ऐसा सिस्टम एक परऑक्सी लिंकेज होता है, जिसमें दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज होता है। तुमने देखा था अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड मैंने बनाया था, देखो HOOH, ये भी तो परऑक्साइड ही है। ये देखिए परऑक्सी लिंकेज, वन अटैच विद अनदर ऑक्सीजन, एंड दूसरी तरफ वो किसी और एटम से अटैच है। सो दिस इज परऑक्सी। और परऑक्सी लिंकेज में दोनों ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1 -1। आगे बढ़े। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। H2S2O8, इसको मार्शल्स एसिड बोलते हैं। मुझे लगता है ये अभी IIT के पेपर में इसके नाम से रिलेटेड कोई सवाल इसी जेईई मेंस के शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में आया भी था। आपको बताना यह है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और हम बिल्कुल बता देंगे सर, हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमें सिर्फ ये बताओ डंडे कहाँ है ना, वो डंडे दिखा दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें फिर वही है, तुम्हें अरे यार इससे पहले वाले का तो नाम ही नहीं लिखा मैंने। वो जो H2SO5 था दैट वाज कैरोस एसिड। वो जो H2SO5 था उसको कैरोस एसिड बोलते हैं। H2SO5 जो आपने कैरोस एसिड, और ये जो H2S2O8 है दिस इज मार्शल एसिड। नहीं इनके नाम नहीं, ये तो आगे आएंगे यार। ये तो ऐसे मुझे याद है तो मैं लिखता है, तुम्हें भी अभी याद, अभी से दिमाग में रहेगा ना, तो जब आएंगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो जितना कर सकते हो लिखते रहो, ठीक। हाँ, तो ये मार्शल्स एसिड। अब इसमें फिर वही है सर, मैं इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए तो मैं इसका वो आंसर निकाल सकता हूँ। जो स्ट्रक्चर है वो H2S2O8 का,
वो ऐसा होता है, जैसे H2SO8। तो इसमें वही है कि अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें निकालनी है सल्फर की, तो नाउ यू हैव 2 सल्फर एटम्स, है ना। तो दोनों सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, इस सल्फर की भी, इस सल्फर की भी ऑक्सीडेशन, सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। +7 कैसे? +7 नहीं, अलग अलग बताओ, जोड़ के नहीं होता। हाँ, +6 ऐड नहीं, हाँ वो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एटम की होती, दोनों की +6, बोथ दी सल्फर्स आर ऑफ +6, ये आंसर हो गया। हाइड्रोजन की भी बोथ दी हाइड्रोजन एंड एटम्स आर ऑफ +1, ऐसे ये बताना होगा, ठीक। तो इसमें सारे ऑक्सीजन की देख लेते, तो पर ऑक्सीजन किस तो दिख ही रही, तो वैसे -1 वैसे भी तुम डंडे तोड़ के अपने आप चेक कर सकते हो। तो सारे लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप निकाल के देखेंगे। मेरे हिसाब से मैं सिर्फ सकता हूं दिस सल्फर इज आल्सो +6 एंड दिस सल्फर इज आल्सो +6। और जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, सिर्फ यू हैव 1 peroxy linkage, 2 of -1 oxidation states, all other oxygen atoms are -2 oxidation state। ये वाला अपने आप बॉन्ड तोड़ के देखोगे समझ में आ जाएगा। ये भी -2 है, ये भी -2 है, इधर वाला 2 है, इधर वाला भी -2 है, और इधर वाला भी -2। बचे हुए सिर्फ 2 ऐसे हैं जो हमारे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, दे आर peroxy linkage। मैं जानबूझ के ऐसे केसेस कर रहा हूं जो थोड़े से एक्सेप्शनल है, तुम्हें अभी समझ में आएगा, जिनको वो वाला मेथड जो किताब में दिया जाता है इनफैक्ट करने का, वो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वो इस तरह के आंसर्स उनके उस मेथड से नहीं निकल सकते। तो मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल यहीं करा रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन बाद में ना आए, मतलब तुम्हें तरीका पता हो तो ऐसे सवालों का भी आंसर, और फिर इसका भी एक जुगाड़ निकाल लेंगे अभी, ठीक। तो हाँ हाँ, मतलब जब डंडे का आइडिया नहीं है तो अब, और तो हम वो वाला मेथड यूज करेंगे जो बिना डंडों के हो जाता है, लेकिन उस मेथड में कुछ एक्सेप्शन है जो उस मेथड से नहीं निकल सकता, वो ये एक्सेप्शन से जो हम कर रहे हैं, मैं जानबूझ के वो एक्सेप्शन कर रहा हूं, अदरवाइज तो सारे होते हैं। तो मैं कोई सिंपल स्ट्रक्चर बना के तुम्हें करा सकता हूं, बट जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स करा रहा हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए कि भाई ये वाले हमने किए थे और ये इस तरह से निकल के आते हैं। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं, CrO5। तो जुगाड़ है, मैं बताऊंगा, ठीक। जैसे आ गया CrO5, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन, तो मैं बिल्कुल निकाल दूंगा, आप मुझे स्ट्रक्चर दिखा दीजिए। तो CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोला जाता है। CrO5 इज अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ऐसे। तो अब अगर हाँ, तो अब अगर डंडे दिख गए फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो सब समझ में आ गया। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CrO5 में क्रोमियम की इज +6, बिल्कुल सही है। इधर से तोड़ा -1, इधर से तोड़ा +1, इधर से तोड़ा -1, इधर से तोड़ा +1, इधर से तोड़ा -2, नीचे मिला +2, इधर से तोड़ा प्लस, इसको मिला -1, इधर से मिला +1, इसको मिला -1, इधर से तोड़ा तो दोनों को 0 और इधर से तोड़ा तो दोनों को 0। क्लियर है? तो अल्टीमेटली सारे एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देती है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबको जोड़ेंगे 2, 3, 4, 5, 6. So ultimately the oxidation state of chromium in CrO5 is +6. Now 5 oxygen atoms in which 1 oxygen is of -2 oxidation state and 4 oxygen states are of -1 oxidation state. You have 2 peroxy linkage. हाँ, मतलब वही कह रहा ना, डंडे गिर के तोड़ दिया। नहीं, बॉन्ड तोड़ने नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बॉन्ड ऐसे होंगे तो आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आप डिसाइड करेंगे। ये बना हुआ तो है ना स्ट्रक्चर आएगा, सवाल तो ये आएगा CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ये सवाल आएगा। तो अब आपके पास एक मेथड है जिससे आप ये काम करते हैं, लेकिन उस मेथड से इसकी भी नहीं निकाली जा सकती। तो मैं जानबूझ के वो जो गंदे हैं एक्सेप्शनल केसेस वो स्ट्रक्चर के फॉर्म पे ही बता देता हूं ताकि तुम्हें वो एक्सेप्शनल याद ही ना करने पड़े, ठीक है ना। बाकी उस वाले मेथड से सब निकल आएगा, ये 2-4 गंदे तो इनको हम इसी तरह से करते हैं, ठीक। अच्छा, और एक आध करके देख लेते हैं। आप KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चलो निकालते हैं। MnO4- में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम बिल्कुल निकाल लेंगे सर। MnO4- में मैग्नीज, आप स्ट्रक्चर दिखा दीजिए, हम बॉन्ड बना लेंगे तो वैसे ही समझ में आता है। मैग्नीज बीच में आ गया, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज KMnO4, सॉरी MnO4-।
तो -2 -2 उधर से -1 और +1 तो 7 आ गया। कर लोगे ना? तो मैग्नीज इज +7। तो इसके बॉन्ड्स आप ब्रेक करोगे तो समझ में आता है, यहाँ वाला तोड़ेंगे तो ये -2 आ गया, इधर वाला तोड़ेंगे यहाँ भी -2, इधर के तोड़ने से +2 आया था, इधर के तोड़ने से +2 आया था, इधर तोड़ा तो इसको -2, इसको +2 मिला, इधर से तोड़ा तो इसको -1 और इसको +1 मिला। तो यानी 2 2 2 1 यानी कितना हुआ? +1। यानी KMnO4 या MnO4 माइनस में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो। तो अब देखो ये एक चीज तो समझ में आ गई कि ये मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है फिर तो आप सीधे स्ट्रक्चर्स बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए और उसके बाद बॉन्ड्स ब्रेक कर दीजिए। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, कौन एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ताकि आप बॉन्ड अकॉर्डिंगली आप शिफ्ट कर सकें। ठीक, लेकिन ये चीज आसान नहीं है। ये इसलिए आसान नहीं है क्योंकि सर यही 8 स्ट्रक्चर 5 स्ट्रक्चर्स नहीं होते, मतलब करोड़ों स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं करोड़ों स्ट्रक्चर्स याद करके जाऊंगा तब आपको आंसर बताया करूंगा। ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुश्किल काम, ये आसान नहीं। तो फिर इसका जुगाड़ भी, जुगाड़ क्या है? बिना स्ट्रक्चर के भी आप किसी कंबाइंड स्टेट में किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ रूल्स आने चाहिए और वही वो रूल्स हैं जो मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए दिए। मैं अपनी तरफ से एक जो मेन रूल्स हैं उनको तुम्हें एक बार बता रहा हूं, तुम घर में जाकर उन रूल्स को आज फिर से एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लेना। ठीक, जब कभी भी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है किसी भी कंबाइंड स्टेट में, ठीक, तो पहला रूल ये बनाया गया है कि भाई सबसे पहले आप 4-5 बातें याद कर लीजिए। तो मैंने कहा चलिए 4-5 बातें बताइए। पहली, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, किसी को आइडिया है एल्कली मेटल्स कौन से हैं? वो फर्स्ट ग्रुप वाले, लीना कब्र से फरार वाला जो होता है ना, LiNaKRbCsFr। तो ये जो LiNaKRbCs यानी ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले लोग हैं, इन ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 हो। यानी इस ग्रुप को बिलोंग करने वाले किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, ये कभी नहीं बदलेगी। कुछ भी हो जाए, सोडियम कहीं पर भी दिख जाए, आप उसके ऊपर +1 लिख दीजिए, खत्म, सोचना ही नहीं है मुझे कुछ। यानी एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 मानी गई है। ये पहला रूल बनाया गया। ठीक, दूसरा रूल क्या बनाया गया? सब एनसीईआरटी में मेंशन किया गया, तुम लोगे तो भी काम चल जाए क्योंकि तो बड़े बेसिक से रूल। सेकंड रूल बनाया गया है, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकंड ग्रुप वाले जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार्ब, आप सेंट्रो पेंट्रो, समझ रहे हो, दुनिया भर की बकवास, तो Mg, Ca, Sr, बेरियम, ये जितने लाइन से, ये सब हमेशा +2 होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। जब कभी दिखेंगे सीधे +2 लिख देना, बात खत्म। यानी 2 लोग तो पीरियोडिक टेबल में वैसे ही फिक्स हो गए। कौन कौन से? एक एल्कली मेटल हमेशा +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा +2। क्लियर? अच्छा, अब वो कह रहा है चलिए सर ये 2 बातें हो गई, तीसरी बात बताइए। तीसरी क्या? तीसरी बात यह कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड में हमेशा -1 होगी अगर वो F2 नहीं है तो। अभी हम बात करते हैं, ठीक, यानी जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो जिसके साथ भी जुड़ेगा उससे तो खींचेगा ही खींचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 ही कंसीडर की गई है। फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जिस कंपाउंड के अंदर भी रहेगा फ्लोरीन को -1 ही देना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा और जिस बॉन्ड के साथ वो जुड़ा होगा उस बॉन्ड को जब आप तोड़ेंगे तो फ्लोरीन पर -1 का ही चार्ज आने वाला। यानी फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है। ठीक, चौथी बात क्या? चौथी बात यह है कि जो भी एलिमेंटल स्टेट में लोग एग्जिस्ट करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में हमेशा 0 कंसीडर की गई। क्या मतलब है इस बात का? जैसे मान लीजिए आप सोडियम सॉलिड और सोडियम की एलिमेंटल स्टेट जो है वो सॉलिड ही होती। सोडियम सॉलिड, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम सॉलिड में सोडियम की इज 0। इसी तरह से आयरन सॉलिड, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यानी जो आदमी जिस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उस स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यानी वो कोई बॉन्ड तो बना ही नहीं रहा, ये तो एलिमेंटल स्टेट है। एलिमेंटल स्टेट समझ तो एलिमेंट के फॉर्म में पाया जा रहा है, तो ऐसे में ये कोई बॉन्ड ही नहीं फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में जो कंपाउंड एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है उसमें उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर की जानी चाहिए। ठीक, अच्छा, इसी तरह से मान लीजिए अगर वो कहता है कि ये बताइए Cl2 के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये Cl2, तो मैं क्या बोलूंगा? वैसे तो मुझे आइडिया है यार, अब उधर वाला नहीं दिख रहा है, करो दोस्त थोड़ा। आप तो वो बताने वाली चली गई। बस बस बस, बस। हाँ, तो ये जो जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के अंदर Cl2 के अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए Cl2 इज Cl के साथ Cl का बॉन्ड। आप बताइए जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा? किसको चार्ज दोगे? दोनों बराबर है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा?
यानी क्लोरीन के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की 0, यानी जो आदमी जिस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उस एलिमेंटल स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसीडर की जाएगी। और साथ ही साथ Cl2, F2, H2, N2, O2 जो जिसमें दो लोग जुड़े हुए एक जैसे, ऐसे में वो दोनों एक जैसे लोग हैं, तो जब आप उनके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या कंसीडर की जाएगी? 0। ठीक। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये बनाया गया है कि जो ऑक्सीजन होता है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, वो तुमने देखी थी, वो -12 भी हो सकती है, और वो 0 भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी रूल्स एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं और मैं तुम्हें लिख के भी दे दूंगा, मैंने लास्ट टाइम पे भी शायद दे दिया था तुम्हें, तो तुम उसको एक बार पढ़ लेना, ये रूल से बड़ा हेल्प मिलने वाली। ऑक्सीजन जो होगा वो ऑक्साइड अगर है तो ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो उस ऑक्सीजन की स्टेट -1, अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -12, अगर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, अब बताओ ऑक्सीजन की कितनी? 0, क्योंकि O के साथ O का अगर आपने बॉन्ड बनाया और आपने उसको तोड़ा तो भी दोनों को कौन सा चार्ज मिलेगा? 0। यानी अल्टीमेटली ऑक्सीजन ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। जनरली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कंसीडर की जाती है क्योंकि जनरली ऑक्सीजन ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, कभी कभार परऑक्साइड, रेयरली सुपर ऑक्साइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक। अच्छा, ये ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि जब कभी भी आपको किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो आप बाकी सारे लोगों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कंसीडर करिए, और जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है आप उसको x अज्यूम करके उस पूरे मॉलिक्यूल पर आने वाले नेट चार्ज से इक्वेट कर दीजिए। वो x आप सॉल्व कर सकते हैं विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर। देखो मैं बताता हूं क्या कह रहा हूं। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में क्या कहते हो? हाइड्रोजन के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1, हमेशा +1। एक केस में 0, H2, H और H का डंडा 0, एक केस में -1 भी होती है जब वो मेटल के साथ टकराता है, जब वो मेटल्स के साथ जुड़ा होता है, जब वो मेटल हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया कि अगर आप सोडियम और हाइड्रोजन को जोड़कर सोडियम हाइड्राइड बनाएंगे तो आप बता चुके हैं सोडियम हमेशा +1 होता है, सोडियम के बारे में बात हो चुकी, तो मजबूरी में हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा? -1। यानी कहने का मतलब यह हुआ जो हमारा हाइड्रोजन है उसके बारे में क्या लिखना चाहिए? हाइड्रोजन जनरली +1, रेयरली 0, हाइड्रोजन के अंदर 0, लेकिन इन हाइड्राइड्स यानी हाइड्राइड्स के मेटल हाइड्राइड्स के अंदर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 कंसीडर की जाती है। यानी अगर आप मेटल हाइड्राइड है तो आप -1 है, अगर आप H2 है तो आपके हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और अदरवाइज हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब कभी वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा वो हमेशा क्या होगी? +1। समझ में आई बात? अब जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो कह रहा है जरा ये बताइए के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। हम अपना पहला वाला एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक? कैसे निकाला जाए? तो उसने कहा देखिए ऐसा है, स्ट्रक्चर बना दीजिए तो हम आंसर निकाल देंगे। चलिए स्ट्रक्चर बना दिया। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद तो मैं किसी भी सवाल का आंसर निकाल लूंगा। ये सारी कहानी इसलिए तो याद करनी थी ताकि बिना स्ट्रक्चर के काम चल जाए। तो स्ट्रक्चर अगर आपने बना दिया तो मुझे क्या दिमाग लगाना है? सर ये देखिए, ये डंडा तोड़ा -1 आया, इधर से तोड़ा -1 आया, यानी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। इसमें क्या सोचना है? वो कह रहा है नहीं, अगर स्ट्रक्चर ना होता तब क्या करते आप? तो अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं क्या करूंगा वो मुझे देखना है, और वो यही रूल बनाया गया है कि सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है वो ओवरऑल मॉलिक्यूल पर आने वाले चार्ज के बराबर होता है। समझो, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ओवरऑल मॉलिक्यूल पर आने वाले चार्ज के बराबर होगा। अब जरा बताओ एक एक करके, किसकी निकालनी है तुम्हें? ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन की जनरली क्या होती है? +1। जब कभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। अब 2 हाइड्रोजन है तो बताइए कितनी हुई? +2 प्लस ऑक्सीजन की तुम्हें निकालनी है x। नेट चार्ज मॉलिक्यूल पर कितना है? 0। यानी x इज इक्वल टू, बिना स्ट्रक्चर जाने भी आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कैलकुलेट कर पा रहे हैं बिना स्ट्रक्चर के। लेकिन रूल क्या है? वो रूल याद होने चाहिए। क्या सर? हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, रेयरली 0 होता है, एक केस में 0 होता है, और रेयरली -1 होता है जब वो मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, दैट इज मेटल हाइड्राइड्स। ठीक। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, एल्कली मेटल्स हमेशा +1 होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा +2 होते हैं, और उसके बाद फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। ऑक्सीजन की 3-4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। कुछ कुछ रूल्स अगर याद कर लिए जाएं तो ये सवाल करने हमारे लिए आसान है। चलिए और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने अभी निकाला था, चलो वो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जल्दी से बताओ, KMnO4 में
मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तुम बताओ क्या तुम्हें स्ट्रक्चर चाहिए? नहीं, मैं जुगाड़ लगाता हूं ना। कैसे? सर स्ट्रक्चर छोड़िए ना, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होगा दैट विल बी द नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, नेट चार्ज कितना है? 0, ये न्यूट्रल है। पोटेशियम के बारे में क्या पता है? एल्कली हमेशा +1। देखो ये रूल्स याद करने पड़ेंगे। पोटेशियम इज एल्कली मेटल और एल्कली का हमेशा क्या होता है? प्लस। तो यार सर यहां आ गया आपका 1 + 1। ठीक, मैग्नीज की ये तो सर निकालनी है, x मान लेते हैं +x। और ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8, यानी दिस विल बी माइनस। और नेट चार्ज x इज इक्वल टू, यानी KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अभी तुमने याद करो, तुमने निकाला था वो MnO4 माइनस था। चलिए MnO4 माइनस देख लेते हैं। MnO4 माइनस में मैग्नीज, बताओ कैसे निकलेगा? सबसे पहले मैग्नीज को x मान लें, ऑक्सीजन -8, नेट चार्ज -1 is 1, net charge -1, so this will be -1, so x is equal to the oxidation state of manganese in MnO4 minus is +7। सर हाँ बेटा, सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेटा एक सेकेंड, अभी नहीं, अभी मत करो, कोई कंफ्यूजन मत करो, कोई झंझट मत पालो, अभी एक एक करके चलने दो। अभी वो फिर चीजें ऐसी आ जाएंगी जिसमें सारा दिमाग वहां लग जाए। तो जितना अभी कर रहे हैं ना उतना ही करते रहो, क्योंकि मेन पॉइंट फिर मिस हो जाएगा। अभी कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहा है, बड़ी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट तरीके से। आप मुझे स्ट्रक्चर दे दीजिए, मैं डंडे तोड़ के आपको किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा सकता हूं। अगर आप मुझे स्ट्रक्चर नहीं देते हैं तो मैंने कुछ बेसिक रूल याद किए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके, उन पॉइंट्स को याद करके मैं किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकता हूं। रूल यही बनाया गया है कि जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन हो, प्लस जिसकी निकालनी हो उसको एक्स मान लिया जाए, बस बात करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, वो नहीं, सुपर ऑक्साइड भी ऐसे करके देखो ना, यही कर लें। देखो ये वाला सवाल ना अभी नीट के पेपर में पूछा गया था, इसी सवाल KO2 में पोटेशियम, सवाल ये था KO2 के अंदर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। ये नीट के पेपर का सवाल है। इसी साल नीट में अभी जो संडे को पेपर हुआ था उसमें सवाल पूछा गया है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत, और उसमें एक स्टेटमेंट था KO2 के अंदर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती। ये ऑप्शन, पोटेशियम हमेशा, तो वो स्टेटमेंट गलत था, उसको टिक करना। ये सवाल नीट के पेपर का सवाल है। बहरहाल तुम बताओ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? पोटेशियम हमेशा +1, ऑक्सीजन को x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2x इज इक्वल टू नेट चार्ज 0, x इज इक्वल टू पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ये आदमी हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। सब लोग को समझ में आया? चलिए और स्ट्रक्चर लेते हैं, और कंपाउंड लेते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। चलो अब वो वाला लेते हैं जो तुमने किया था। जल्दी से बताओ, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, अभी मैं कोई एक्सेप्शन नहीं कर रहा, तुम अपने आप करके देखो। पहले सल्फर निकाले, सर स्ट्रक्चर बनाइए, आपने अभी बनाया था, डंडे वंडे तोड़ेंगे। अरे भाई डंडे वंडे नहीं दे रखे तो क्या करें? कुछ नहीं सर, वही मेथड लगाते। हाइड्रोजन जनरली +1, 2 हाइड्रोजन है तो अरे 2। सल्फर ऑक्सीजन जनरली इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4 विल बी +6। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सर स्ट्रक्चर बनाइए तब निकालेंगे। नहीं नहीं, अब तो सब समझ में आता है सर, ऐसे निकालेंगे, इसमें क्या सोचना। पोटेशियम 2, क्रोमियम के x, तो 2 की 2x माइनस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यानी K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ बेसिक रूल्स हैं जो याद कर रखे हैं कि सर जनरली ऑक्सीजन -2 होता है। जहां ऑक्सीजन -2 नहीं हुआ, बस आपका समझ लीजिए ये फेल कर गया। मैं अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक, ऑक्साइड वाले वो फेल कर जाए, लेकिन अभी ले रहा हूं मैं, बिल्कुल सीधी सीधी बातें कर रहा हूं। सर बड़ा आसान है सर, वो 2-4 रूल याद करने हैं, फॉर्मूला लगाते, वो फंडा लगाते जाइए, खटाखट आंसर निकलते रहेंगे। चलो और निकालो जरा। C2O4 2 नेगेटिव में कार्बन की निकाल के दिखाओ। CrO4 2 नेगेटिव में क्रोमियम की निकाल के दिखाओ। SO4 2 नेगेटिव में सल्फर की निकाल के दिखाओ।
H2O3 2 नेगेटिव में सल्फर की निकाल के दिखाओ, S4O6 2 नेगेटिव में सल्फर की निकाल के दिखाओ। चलो फटाफट बताओ इनकी। ये तुम्हारी रफ कॉपी है, फेयर कॉपी है? नहीं ऐसे पूछ रहे हैं, ये पूरे 2 साल चल जाएगी? अच्छा, तो ये तीनों सब्जेक्ट इसी में लिखते हो? अच्छा, इसमें ना ये दोनों अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। एंड वाला 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, लेकिन तो थोड़ा सा अच्छा क्यों है वो मैं बताता हूँ अभी। एक हाँ, किसका सेकंड क्लास के 2 आ रहा होगा? तो देखो ये तो बड़ा आसान है, ये सब लोग कर लेंगे। अब कार्बन की निकालनी है तो x मान लेते हैं, तो इट विल बी 2x - 8 टू -2, x इज इक्वल टू +3। यानी इन दिस आयन, मैं इसका नाम तुम्हें लिख के दूंगा, आज ही तुम्हें दूंगा, तुम घर में वो टेबल याद कर लेना। दिस इज ऑक्सिलेट आयन, तो इस ऑक्सिलेट आयन का जो भी ऑक्सिलेट आयन के अंदर जो भी कार्बन है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। ठीक, अच्छा क्रोमेट आयन में देखते हैं जरा, क्रोमेट में क्या होगा। फिर वही है जैसे मेथड होता था हमारा, क्रोमियम को x ले लेते हैं, x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6। यानी क्रोमेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आएगी। ये भी बड़ा आसान है। सल्फेट में सल्फर निकालना है, बड़ा आसान है सर। सल्फर को x मान लीजिए, ऑक्सीजन -8 हो गया, नेट चार्ज -2 हो गया, x इज इक्वल टू +6 आ गई। बिल्कुल सही है, यानी सल्फेट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल आएगी। S2O3 2 नेगेटिव में आते हैं, S2O3 2 नेगेटिव में सल्फर को x मान लेते हैं, तो इट विल बी 2x - 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। यानी S2O3 2 नेगेटिव में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो 2 आ रही है। अब देखो गड़बड़ क्या है, तुमने डंडे निकाल के देखे थे अभी, डंडे वाले मेथड से तुमने देखा था ऐसा भी कोई मॉलिक्यूल था जिसमें 2 सल्फर थे? तो दोनों की अलग अलग थी, अलग अलग मतलब एक की ये, एक की ये। यहां पर जो आ रही है वो क्या है, ये किसकी है? मतलब 2 सल्फर है, ये है किसकी? किस वाले की? इधर वाले की या उधर वाले की? यानी दोनों की +2 यानी ये जरूरी है कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी एक एलिमेंट के 2 एटम्स हो तो उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम ही आएगी? जरूरी नहीं, ये तो डंडों से ऊपर डिपेंड करता कि किसके साथ जुड़ा हुआ। यहां मैं बताता हूं, ये सब लोग याद कर लें कि इस मेथड से जो भी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो, जिसमें एक ऐसे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो जिसमें एक से ज्यादा एटम्स, वो ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानी जाती है। यानी ये जो मेथड है, ये मेथड आपको एवरेज दे देता है लेकिन इंडिविजुअल नहीं देता। ये पॉसिबल, तुम बताओ 2 लाने का तरीका क्या है? एवरेज 2 आ रहा है, इसका तरीका क्या है? 1 की 4, 1 की 0 हो गया 2, समझे कि नहीं? 1 की 4, 1 की 0, बताओ कितना आया एवरेज? 4 + 0 4 डिवाइडेड बाय 2, दो लोगों का एवरेज तो 2 से डिवाइड करके निकलेगा, आ गया 2। या फिर एक और तरीका, 1 की 2 दूसरे की 2 एवरेज 2, ये भी तरीका। लेकिन नहीं सकते सर, एवरेज तो मतलब समझ मेरी बात को, एवरेज तो किसी भी तरह से 2 आ सकता है सर। आप इस मेथड से सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 2 सल्फर्स की एवरेज इज 2, इंडिविजुअल क्या है या आप बिल्कुल नहीं बता सकते। और इसका एक ही तरीका है सर, स्ट्रक्चर डंडे तोड़ के देख लीजिए, अदरवाइज आप कभी भी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इस मेथड से। यानी इस मेथड से जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही, जैसे यहां कार्बन की आपने 3 बोली, ये एक कार्बन की नहीं है, ये एवरेज है कार्बन की, वो अलग बात है, यहां दोनों कार्बन +3 होगा, बट एवरेज इज 3। आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से, का काम एवरेज से ही चलता है हमेशा। अब जैसे यहां पर देखो S4O6 है, S4O6 को तुम ध्यान से देखो। हाँ बेटा,
सर हम यहाँ पे इंडिविजुअल ऐसे नहीं निकाल सकते, जैसे हमें 2 सल्फर की +2 दी है, मतलब हमें मिली है, तो उसको सबस्क्रिप्ट से डिवाइड दे दें। नहीं नहीं बेटा, समझो मेरी बात को। दिक्कत क्या हो रही है कि जो तुमने एवरेज 2 बताया है ना, जैसे जैसे मेरा ये वाला, एक बार ये वाला एग्जांपल देखना, उससे शायद तुम्हें क्लियर हो जाए। इससे तुमने क्या किया, तुमने कहा सर 4x - 12 इज इक्वल, यही किया ना, x इज इक्वल टू 2.5। अब ये जो 2.5 आ रही है उसका क्या मतलब है, तुम खुद अक्ल लगा के देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। मैंने क्या डेफिनेशन बताई अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट की, आप अपने से लगे बॉन्ड्स को तोड़िए और तोड़कर जो चार्ज की फीलिंग आए, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम ये बताओ, तुम्हारे सर पर चार्ज की कौन कौन सी फीलिंग आ सकती है? 0, 1, -1, +1, -2, +2, -3, +3। हाफ कहां से आ गई? ये 2.5 कौन सी फीलिंग है? तो मेरी बात समझो, किसी एलिमेंट पर डंडे तोड़ने के बाद 2.5 की फीलिंग तो आ ही नहीं सकती। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज एवरेज। एवरेज कैन बी फ्रैक्शनल। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट दे विल बी इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर, वो कुछ भी, बट दे विल बी इंटीजर ऑलवेज। बट वो जो फ्रैक्शनल आ रहा है दैट इज ऑलवेज एन एवरेज। ये जो आपने S4O6 2- बनाया है, इस S4O6 2- में जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रही है, ये जो 2.5 आ रही है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैं तुम्हें इसका प्रूफ दे सकता हूं, S4O6 ये होता है S4O6। नीचे का ही दिखाई दे रहा क्या कह रहे हो बेटा? है, नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। अरे डिवाइड, एक्स की वैल्यू नहीं आ रहा है, अरे 2.5 आ रहा है, डिवाइड कर दो ना। अरे वो कर ले, अब नीचे नहीं समझ में आ रहा, एक्स की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ। सर आंसर पता है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तुम कहाँ, आगरा से बोल रहे हो ना? यस का नाम बताओ। सर, दिख गया। कौन, क्या नाम है? सर दिख गया। विद्या। अरे सर दिख गया। बस तुम मिलो बेटा। ये बड़ा अब बहुत अच्छा लग रहा होगा देख के ना तुम्हें ये। तुम जरा जल्दी से देखो इसकी स्ट्रक्चर, ये है S4O6 2-, निकालो जरा इंडिविजुअल, जल्दी से बताओ। पहले वाले सल्फर की कितनी? ध्यान से देखो, 5, शाबाश। इसकी एवरेज डिवाइडेड बाय समझ पाए बात को? यानी ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सर, ये तो कमाल हो गया कि ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने निकालनी सीख ली। इंडिविजुअल का कोई तरीका नहीं, जब तक डंडे नहीं पता आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस मेथड से जो तुमने ये एक्स वाला मेथड सीखा, इस मेथड से आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं और हमारा काम उससे चल जाता है। इस पूरे चैप्टर में हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आईआईटी के पेपर में या नीट के पेपर में ये सवाल आ जाए कि भैया मुझे S4O6 2- में चारों सल्फर की बता दो क्या क्या है, अब वो आदमी नहीं कर सकता जिसको ये स्ट्रक्चर नहीं आता, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बिना आप चारों ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं डिफाइन कर सकते। आप एवरेज 2.5 बता देंगे एक्स वाले मेथड से, बट इस 2.5 में इंडिविजुअल किसका क्या रोल है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। उसके लिए स्ट्रक्चर होगा, और ये देखो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है S4 का। 2 सल्फर ऐसी हैं जो +5 वाली हैं और 2 सल्फर ऐसी हैं जो 0 वाली हैं। एवरेज कितना हुआ? 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइडेड बाय 4। 10/4 कितना होता है? यानी द एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड, बट द इंडिविजुअल स्टेट्स वो आपको ध्यान रखनी पड़े, वो स्ट्रक्चर से ही पता चले। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज इतना ही करते हैं ना, अगली क्लास में फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, सब लोग रिवाइज कर लेंगे। और वो जो रिडॉक्स वाला मैंने फिर से बोला, अब तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। उसमें 4-5 रूल्स बनाए गए कि एल्कली मेटल की हमेशा +1 होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल की हमेशा +2 होती है, वगैरह वगैरह। एक रूल बनाया गया है, उसको रिडॉक्स से एक बार एक पेज में पढ़ डालते हैं। ठीक, तो आज इतना ही करते हैं, चलो अगली बार मिलते हैं। थैंक यू सर। टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया सर आपने भी? आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्या कह रहे हो? सर टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया यार टेलीग्राम ग्रुप तो बनवा दिया था सर, आपने नाम नहीं दिया। सर। नहीं बना। अरे यार वो मैथ्स वाले या फिजिक्स वाले से ही तो बनाना था ना। अभी तो बोला, चलो एक बार करते हैं।